अमेरिका से आप पंगे नहीं ले सकते। अमेरिका इतनी ओपनली क्यों बोलता है ठोक देंगे, मदुरो को उठा लेंगे? अभी भी कम टू दुबई। बट अब ये इतना ज्यादा गोल्ड हो गया था इनके पास, इतना ज्यादा तेल गैस का पैसा हो गया था कि आंखें दिखाने लगे थे अमेरिका को, फ्लर्ट करने लगे थे रशिया चाइना से। इजराइल है भाई अमेरिका का, इजराइल को बनाना है ग्रेटर इजराइल, क्योंकि वो गाजा में ना बड़े बड़े ट्रम्प टावर्स और बड़े बड़े विला बनाना चाहता है। इंडिया रिलाइज हेवीली ऑन मिडिल ईस्ट फॉर एनर्जी। क्या ये हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है? सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सीसीटीवी से हो सकता है, बट बाबा पूरी कंट्री की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना यू नीड अ लीथल आर्म्ड फोर्सेस। आप अमेरिका को छोड़कर पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। आप अमेरिका से बाहर जाके ये नहीं बोल सकते कि दुबई इज सिक्योर। तो एक अमेरिकन जब अमेरिका की सिटी को देखता है तो उसको सडन दिखती है, वो दुबई लैंड करता है। Could this conflict reach India indirectly? ईरान इज अ शिया पावर, बट पूरी सुन्नी पावर्स इज कंट्रोल्ड बाय जीसीसी। इंडिया के निखिल गुप्ता वगैरह को कब पकड़ा गया था? इलेक्शन के आसपास। भारत का करप्ट मनी, पाकिस्तान का करप्ट मनी, चाइना का, रशिया का, सारा करप्ट मनी। तेल का प्राइसेस अब अमेरिका नहीं बताएगा। इंटरनेशनल लॉज आर इन द डस्टबिन। एक वेबसाइट है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर, इस ट्रैकिंग को देखिए जरा। फौज के बारे में एक चीज समझिए, दे आर फार्मर्स, जमीन नहीं छोड़ते, माँ है हमारी। आर्टिकल देखा था मैंने एक, इतना गंदा आर्टिकल इंडिया के ऊपर। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से टैंकर निकालना है तो वो निकल जाएगा, जब इजराइल से डिफेंस की कोई टेक लेनी हो तो वो आ जाएगा। चुप रहो, बकबक मत करो। ये ऑपरेशन बहुत सीरियस ऑपरेशन है, ज्यादा धुरंधर तो आप आज देख रहे हो। So आशीष, थैंक यू फॉर डूइंग दिस मैन। ऑलवेज अ प्लेजर। आप इंडिया फर्स्ट पे बहुत सारी बातें करते हो एंड आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वॉर के बारे में। स्पेसिफिक मैं जानना चाहता हूँ व्हाई दिस वॉर इज हैपनिंग अराउंड अस। वाई के ना बड़े सारे रीजन है। जो सबसे कोर इशू है वो है फिसाइल मटेरियल का। फिसाइल मटेरियल बोले तो ईरान के पास इतना न्यूक्लियर मटेरियल है कि वो 60 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, और ये न्यूक्लियर मटेरियल गायब है। तो अमेरिका ने और इजराइल ने एक ऑपरेशन के ऊपर लॉन्च किया कुछ महीने पहले, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और बढ़िया 36 घंटे की फ्लाइट वगैरह लेके B-2 बॉम्बर्स आए स्टेल्थ में, अच्छी हाइट पर फ्लाई करते हुए। इश्फहान, फोर्डो, नतान्स, इनको बॉम्ब करके चले गए। उस टाइम में जो असेसमेंट थी कि ईरान इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन्स, गुड, तो फिर हमें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो दे केम, उन्होंने बंकर बस्टर डाले और वो रबल में दब गया। जो साइट्स हैं वो रबल, उनके टनल एंट्रेंसेस पे ही ये बंकर बस्टर पड़े। तो पहाड़ों के नीचे इन्होंने टनलिंग कर रखी है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वॉर, ठीक है। उनको पता है कि वो डेथ टू अमेरिका बोलेंगे तो एक ना एक दिन अमेरिका आके उनको ठोकेगा। दे नो इट। तो ये बंकर बस्टर जाके टनल में लगते हैं, बट इससे पहले जो इनकी रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, चाइना एंड रशिया, दे अलर्टेड द ईरानियंस। इन्होंने ईरानियंस को बता दिया कि देखो भाई, ये आपके ऊपर पल्स आ सकता है कभी भी। तो आप सोचो 24 से 48 घंटे पहले इमेजेस आती हैं, सैटेलाइट इमेजेस बाद में, कि ट्रक्स मूव कर रही हैं और ये फिसाइल मटेरियल गायब है। और अगर ये फिसाइल मटेरियल गायब है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। उसे किस चीज की जरूरत है? मतलब ईरान नीड्स व्हाट? अ न्यूक्लियर वेपन। वंस अ न्यूक्लियर वेपन इज देयर, जो मिनिमम डेटरेंस चाहिए ईरान को अपने आप को बचाने के लिए, वो उसके पास है। नाउ थिंक अबाउट इट, ईरान इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद रशिया, चाइना। 2-4 न्यूक्लियर इंजीनियर्स, 2-3 मिसिंग टेक्नोलॉजी, पजल के पीसेस है ना। इट्स नॉट सम रॉकेट साइंस राइट नाउ टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन, है ना। पाकिस्तान ने तो ये दिखाया कैसे स्मगल करके आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। तो पड़ोस में ही रहता है ईरान। तो ईरान कैन मेक द न्यूक्लियर वेपन इफ इट हैज दैट फिसाइल मटेरियल। तो ये है कोर रीजन। जब आप इंटेल वाइज सोचते हो तो यू डू नॉट वांट ईरानियंस विथ 60% एनरिच्ड यूरेनियम। ओके, एंड व्हाई नाउ? व्हाई नाउ इज अ वेरी लार्ज क्वेश्चन, विल एड्रेस इट सेपरेटली। तो एक रीजन हो गया। दूसरा हो गया कि मिडिल ईस्ट को लेवल करना है। अभी आपने वो देखा था गाजा। तो गाजा में एक बंदा है, उसका नाम है जैरेड गाजा कुशनर। मतलब नाम है उसका जैरेड कुशनर, दामाद है ट्रम्प का, बट उसको ऐसा बोला जाता है जैरेड गाजा कुशनर, क्योंकि वो गाजा में ना बड़े बड़े ट्रम्प टावर्स और बड़े बड़े विला बनाना चाहता है, सी फेसिंग, राइट। तो वो बनाने के लिए किसी चीज को लेवल तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो आप सोचो मिडिल ईस्ट में
सबसे बेस्ट सिटी कौन सी होगी जहां विजिट करना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू गो? मान लो आपको घूमना हो, आज नहीं कभी भी, ऐसे मान लीजिए फैमिली के साथ कंफर्टेबल एंजॉय करने के लिए, कहाँ जाओगे आपको? दुबई? दुबई। चलो अबू धाबी भी चले जाओ, हाँ। रियाद भी चले जाओ, बेरूट, लेबनान चले जाओ, हम्म। और कहाँ जाओगे? मनामा, कुछ सिटीज, टिपिकल सिटीज। अब इन सिटीज में जब आप देखते हो, और अब आप क्या हो, एक अमेरिकन एनालिस्ट, तो आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो? डीसी से, वॉशिंगटन डीसी से, या आप वर्जीनिया से काम कर रहे हो, या आप मतलब लैंगले से काम कर रहे हो, बेसिकली इंटेल ऑपरेटिव हो, या फिर आप न्यूयॉर्क में हो। तो आप न्यूयॉर्क में हो तो आपको क्या आ रही है? बदबू, सड़न की बदबू। ऐसा आपको लग रहा है हर जगह यू आर स्मेलिंग पॉटी। ठीक है, ये मतलब ये एक न्यूयॉर्कर का लाइफस्टाइल है कि उसको बदबू आती है गार्बेज की पूरे दिन। ठीक है, क्योंकि सिटी सड़ रही है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। तो एक अमेरिकन जब अमेरिका की सिटी को देखता है तो उसको सड़न दिखती है। वो दुबई लैंड करता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे तो यार ये शेख हैं कल के आए हुए लोग, ये गोल्ड की लंबोर्गिनी चला रहे हैं, ये गोल्ड की बुगाटीज बना रहे हैं यार, $1-1 बिलियन के टावर्स बना रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल सिटीज, इतना सारा पैसा। ऑयल एक्सप्लोर करना किसने सिखाया? हमने। बाप कौन है दुनिया का? हम। पेट्रो डॉलर किसका है? हमारा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री किसकी है? हमारी। तो हमारी सिटीज इतनी सड़ी हुई क्यों है? तो दो तरीके हैं कंपटीशन के, एक तो मैं आपसे compete करूंगा फेयर कंपटीशन में, दूसरा तरीका है आपको लेवल कर दूं। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप गोल्ड की लंबोर्गिनी घुमाते हैं तो आप में थोड़ी अकड़ भी आ जाती है, एटीट्यूड। अमेरिकन्स डोंट लाइक एटीट्यूड। जब भी किसी कंट्री में एटीट्यूड दिखता है, ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, तो उनके रडार पे चढ़ जाता है ना। तो जब भी हम इंडिया में भी ऐसे बोलते हैं ना, ओ भाई वी हैव जस्ट अराइव्ड, वी आर द बॉस, दे डोंट लाइक इट। बिकॉज हम तो ये बोल रहे हैं वी हैव अराइव्ड या वी विल अराइव, उनके मन में एक बड़ी सिंपल सी चीज है, वी आर बॉर्न टू रूल, वी आर द बॉस एंड वी विल बी द बॉस बाय हुक और क्रुक। तो आप मुझे एक बात बताओ, बॉस की सिटी खराब हो रही है और बॉस की सिटी में जितना पैसा है, जितना चोरी का पैसा है, वो सब कहां एस्केप कर रहा है? दुबई हैज बिकम एन ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सेंटर। न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग के अलावा, हांगकांग में पैसा कहां से आया? इट इज द यूके मनी, इट इज इंपीरियल मनी। न्यूयॉर्क का पैसा क्या है? इट इज द क्रिश्चियन जूइश मनी, द बैंकर्स। व्हाट अबाउट लंदन? द कॉलोनियल, वो जो कोहिनूर वोहिनूर जितना लूट खसूट किया है उसका पैसा है। नाउ दीस 3 सेंटर्स के अलावा चौथा सेंटर कैसे आएगा? दुबई। आर यू श्योर? अच्छा, नाउ लेट्स से यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा ना बाबा। आप सिर्फ पैसा लेके नहीं रख सकते ना। अगर आपके पास सोना है तो आपको लॉकर चाहिए, आपको डिफेंस चाहिए, ऑफेंस चाहिए। दीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इनके पास क्या है ऑफेंस और डिफेंस के लिए? ऑयल। और मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, कतर के पास क्या है बचाने के लिए अपने आप को, वेपन वाइज? हाउ डू दे डिफेंड देमसेल्फ? आर दे अ पावरफुल मिलिट्री? आर दे चाइना? व्हाट दे आर इंडिया? व्हाट कुछ है इनके पास? नहीं। तो मतलब कुल मिला के आपके पास पैसा है बट नो सिक्योरिटी। और आप सबको प्रॉमिस क्या कर रहे हो कि मैं अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी दूंगा, पर मैं तो आपकी कंट्री को इनसिक्योर कर सकता हूं। तो क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया कि ईरान इनको ठोक रहा था और अमेरिका ऐसे देख रहा था? पॉज, शांति। भाई बहरेन ठोक रहा है, कतर ठोक रहा है, कुवैत ठोक रहा है, ओमान, सऊदी अरेबिया, साइलेंस। वाई सो साइलेंट? क्योंकि द मोमेंट हबीबी कम टू दुबई, हो जाएगा लीव दुबई हबीबी विथ योर मनी। द सिक्योरिटी दैट वाज ऑफर्ड टू ऑल दीज, ये रियल एस्टेट एजेंट और सबने बोला ना ये दुबई आ जाओ, पैसे लेके आ जाओ, यहाँ पे सब सेफ्टी है, सब चंगा सी है। द मोमेंट दे फील कि यहाँ पे कभी भी मिसाइल पड़ सकता है, ईरान के मिसाइल कभी भी गिर सकते हैं, ड्रोन कभी भी गिर सकता है, दैट मीन्स व्हाट? आप तो निकलोगे ना वहां से भैया, अपने पैसे वैसे रैप करके। $5 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी 1.5 मिलियन 2 मिलियन में निकाल, भाड़ में जाए यार, या कल बेच दूंगा, मैं पहले निकलता हूं। इनसिक्योरिटी। तो वो इनसिक्योरिटी क्यों आई? ईरान मार रहा है तो डिफेंड किसने करना था पूरे मिडिल ईस्ट को? सऊदी अरेबिया कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तेल होना और सिक्योर होना दो अलग कहानी है। सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सीसीटीवी से हो सकता है, बट बाबा पूरी कंट्री की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, यू नीड अ लीथल आर्म्ड फोर्सेस।
बैटल हार्डन्ड, डू यू हैव इट? No. नहीं। तो एनीबडी हु हैज ओल्ड मनी, जिसके पास भी पुराना पैसा था, वेदर इट इज द रशियंस, द जूस, द क्रिश्चियंस, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वट एवर, ओल्ड मनी, दे विल नॉट लाइक कि यार एक नया नया कल का आया हुआ लड़का ये सोने में खेल रहा है, गोल्ड में खेल रहा है, तेल में खेल रहा है, गैस में खेल रहा है, इसकी सिटीज इतनी प्यारी हैं, इसके एयरपोर्ट्स इतने प्यारे हैं। देयर इज अ फैक्टर ऑफ जेलेसी ना, वी आर ह्यूमंस। Hmm. तो वो जेलेसी में क्या होगा, चल ठुक रहा है, ठुकने दे। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट साउंड्स लाइक अ जंगल राज. व्हाट अबाउट इंटरनेशनल सेफ्टी लॉज? डू वी हैव सम? भाई इंटरनेशनल लॉज आर इन द डस्टबिन, द माइट इज राइट। इंटरनेशनल लॉ जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें बताया था कि ये, बट वील डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, बट मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से ये कहता हूँ कि आप इस कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आओगे। विच ब्लडी कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट अ मिलिट्री कैन स्टॉप द यूएस? यूएस की एक नेवल वेसल आ रही है, आप उसके नेवल वेसल को रोक लोगे? आपके टेरिटोरियल वाटर में आएगी और एसओएस इमरजेंसी बोल के बोल देगी हम तो ऐसे आए थे जस्ट टू सी, वी वर स्कैनिंग सम चाइनीज शिप। आप कुछ नहीं बोल पाओगे, यू विल नॉट इवन इशू अ स्टेटमेंट, यू विल नॉट इवन कंडेम। तो पहले फर्स्ट यू बिल्ड योर माइट, देन यू बिकम राइट। एंड यूएस तो इस फिलॉसफी पे काम करता है, वेदर इट इज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। माइट इज राइट एंड वी हैव इट, वी गॉट इट, एंड we'll do whatever bloody it takes, you know, we'll go to the highest extent possible। तो मतलब ईरान इज अ गुड लेवलर, ईरान एक अच्छा बुलडोजर है जो कि दुबई को परेशान कर रहा है। बट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, दे डोंट वांट इंडियाज फ्रेंड. हाँ, दे डोंट वांट टू इंटरवीन। विवेकानंद देखा आपने वो रील? कर. सो दे डोंट वांट टू इंटरवीन। अब इससे एक और फायदा होता है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, कि जब मैं आपको इनसिक्योर कर दूंगा तो अब आप क्या बोलोगे? साहब ये मेरा तेल का पैसा है साहब, इसे आप ले लीजिए, आप $1 ट्रिलियन लीजिए मुझसे और साहब मुझे सिक्योर कर दीजिए। तो आफ्टर दिस वॉर एंड्स देयर विल बी बिग सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कमिंग देयर वे। एक और ब्लफ खुल गया, चाइना इज द ऑल्टरनेटिव। घंटा चाइना इज द ऑल्टरनेटिव। चाइना म्यांमार में मारा गया, चाइना भागा। पाकिस्तान में मारा गया, चाइना भागा। वेनेजुएला मदुरो उठा लिया, चाइना भागा। ईरान, कहां है चाइना? सो बहुत सारे जो इक्वेशंस है ना, धागे, वो अमेरिका ने खोल दिए कि हाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी बना दिया आपने, चाइना। वेलकम टू द जंगल राज। पापा को ये नहीं पता है कि वॉर कैसे एंड करते हैं, बट पापा को ब्लडी ये बहुत अच्छे से पता है कि chaos कैसे क्रिएट करते हैं। इट्स एजेंट ऑफ chaos, पीस इन देयर ओन आइलैंड। अमेरिका से आइलैंड ना, बड़ा सा आइलैंड है ना। कनाडा इज द 51 स्टेट, मेक्सिको इज द लेबर, ठीक है। एंड साउथ अमेरिका इज द सप्लाई, तेल, गैस, रेयर अर्थ, वट एवर, दैट्स द जोन ऑफ डोलंट, ठीक, आइसोलेटेड। और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर आपको मैं दिखा रहा था, तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की ये एक वेबसाइट है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर। इस ट्रैकिंग को देखिए जरा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? कनाडा में है? नहीं। डॉट नहीं है? अमेरिका में नहीं। मेक्सिको में है? क्यों? जब मेक्सिको बात नहीं मानेगा तो कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो जाएगा। लेबरर्स हैं, लेबर फॉर यूएस। उनके माइंड से समझो, ये पॉडकास्ट उनके माइंड से हम करेंगे। थिंक लाइक एन अमेरिकन फॉर अ वाइल। इट्स योर वर्ल्ड, इट्स योर चेस, इट्स योर मूव्स वर्सेस द रेस्ट। वो ऐसे नहीं सोचते कि हम लड़ने जा रहे हैं, तुम मेरे साथ आओगे क्या। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना रहे, दे हैव 10, दे वांट 15, दे वांट 12, दे वांट 13 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है, विथ F-35। तो आपको क्या लग रहा है वो किस चीज, किस दिन के लिए बना रहे हैं? टू टेक द वॉर टू योर शोर। ये उनका, ये जो जोन है, ये उनका आइलैंड ऑफ पीस है। यहां वो पीस देंगे अपनी कंट्री को भी, अपने सिटीजन्स को भी, कंपनीज को यहीं रखेंगे, टेक को यहीं रखेंगे, पैसे को यहीं रखेंगे, और पूरी दुनिया को टेक सप्लाई करेंगे एक लेवल डाउन करके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेस्ट टेक है वो मैं यहीं रखूंगा अपने पेंटागन के पास, उससे जो नेक्स्ट लेवल है वो अपनी यूएस की कंपनीज को दूंगा, एंटरप्राइज लेवल, और उससे जो लोअर लेवल है, डिग्रेडेड लेवल, वो पूरी दुनिया को बांट दूंगा।
ओनली वन कॉम्पिटिटर ऑफ अमेरिका, चाइना। और चाइना को क्या किया अभी? डेसिमेट कर दिया ना। आपको म्यांमार में ठोक दिया, आपको पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपका वेनेजुएला का ऑपरेशन, आपका ईरान, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान से चाइना का तेल जा रहा था दादा। और अब आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, यहां पे आपको दिख रही कुछ भी नहीं है। जहां जहां उनको प्रॉब्लम है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में किसी कंट्री के ऊपर पावर लेना, ये देखिए ये वेनेजुएला है जो डॉट लगा हुआ है, तो वो तो हो गया ना वेनेजुएला, येलो लगाया मतलब होगा। अब देखिए इधर कितने येलो हैं, इंडिया में भी एक डॉट लगा है, इंडिया में भी लगा है एक डॉट कश्मीर की तरफ। हाँ, वो डिस्टॉर्टेड मैप है उनका। बट फनी थिंग इज बांग्लादेश पे नहीं लगा, वेरी फनी। बांग्लादेश में सब चंगा सी है, बट इंडिया में है कुछ प्रॉब्लम। मिडिल ईस्ट को लेवल करना इज इंपॉर्टेंट ताकि पैसा वापस आए। पुराने जो लोग हैं जिनका पैसा बन रहा था, जिनकी सिटीज प्रॉस्पर कर रही थी, वहां पैसा वापस आए। आप अमेरिका को छोड़कर पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। आप अमेरिका से बाहर जाके ये नहीं बोल सकते कि दुबई इज सिक्योर। आप तेल गैस के बनाए हुए पैसे से ये फील नहीं कर सकते कि आप किसी उटोपियन आइलैंड में हैं जहां पे आपको दरवाजे पे लॉक लगाने की भी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना सारा पैसा रखिए दुबई में, बस उसके ऊपर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आएगी। सो सारा जो भ्रम है, भूत है, वो निकल गया। रियल एस्टेट एजेंट के अलावा आपको कोई बोलेगा नहीं हबीबी कम टू दुबई। ये स्थिति है, आप समझिए ना। यू वुड कीप योर फैमिली देयर। तो फिर सो मिडिल ईस्ट की लेवलिंग। अब आ जाइए शिया सुन्नी, नोबडी विल टॉक अबाउट दिस। वो बिब्लिकल इंस्पिरेशन ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्रिश्चियनिटी को इन्वोक कर रहे हैं जो उसके सपोर्टर्स हैं। एंड इजराइल का तो आपको पता है, दे आर जूस। एंड मागा ट्रंप, दे हैव दिस फीलिंग कि हम वन ऑफ अ काइंड है, हम गोरे चिट्टे, है ना, वी आर द सुपीरियर वंस, ठीक है, वी आर मेंट टू रूल। और इसलिए वो सबको डांटता रहता है, मैक्रो मैक्रो को, क्या यार लिबरल विबरल बन रहे हो, क्या तुम यार ये अफ्रीका अफ्रीका से दोस्ती कर रहे हो, है ना, फॉलो माई लीग, है ना, आई एम द बॉस, ठीक है, गोरों का भी मैं बॉस हूँ, सो आई एम द सिग्मा, फॉलो मी, राइट। उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसको नहीं चाहिए। तो अब वो सबसे पहले लेवल कर रहा है एक शिया पावर को। ईरान इज अ शिया पावर। शिया पावर को लेवल करके क्या फायदा है? राइट नाउ द सुन्नी पावर हैज द मेजॉरिटी ऑफ ऑयल, ठीक, बट पूरी सुन्नी पावर्स इज कंट्रोल्ड बाय जीसीसी, ठीक है। व्हाट इज जीसीसी? ये छोटा सा इन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है, 6 कंट्रीज मिलके, कुवैत, कतर, बहरीन, यही जहां पे आपको पैसा मिलेगा तो उनका जीसीसी है, ठीक है, जहां पार्टी। हाँ, लाइक गुड मनी, नॉन डेमोक्रेटिक। तो तो 2 टाइप की सिक्योरिटी अमेरिका इनको देता था। एक कि इनको ईरान जैसी कोई कंट्री ना मारे, और दूसरी सिक्योरिटी की तुम्हें तुम्हारे लोग ना मारे, क्योंकि लोग भी तो मार सकते हैं ना, डेमोक्रेसी नहीं है ना, शेख हैं ये लोग, हाँ, राजा लोग हैं। तो राजा के ऊपर प्रजा कभी भी चढ़ सकती है। अरब स्प्रिंग देखा आपने, टूनिसिया 2011 में, लोग नॉर्मल लेबरर्स वेबरस आके घुस गए पैलेस वैलेस में, उखाड़ दिया लोगों को। तो डर तो रहता है ना इन शेखों को। तो एक तो ये इंटेल टाइप का, क्राउड सप्रेशन, इसमें मदद करते हैं, टेक में इनका मास सर्विलेंस में मदद करते हैं, और इनकी रीजनल सिक्योरिटी में इनकी पिटाई ना हो जाए। बट अब ये इतना ज्यादा गोल्ड हो गया था इनके पास, इतना ज्यादा तेल गैस का पैसा हो गया था कि आंखें दिखाने लगे थे अमेरिका को, फ्लर्ट करने लगे थे रशिया चाइना से। व्लादिमीर पुतिन से वायरल वीडियोस बन रही थी इनकी, व्लादिमीर पुतिन से ऐसे एमबीएस तालियां आवाज आ रहा है, कंधे पे स्माइल कर रहा है, तो वो स्माइल मिला है, रिटर्न रिप्लाई टप एक आया, हाइपरसोनिक टप से पड़ा अरामको पे, $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन, स्वाहा, गॉट इट। तो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर गॉड, दैट इज अमेरिका, जो आपका करता धरता है, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो आपको बचा के रखता है, लोगों से भी, ईरान से भी। इन्होंने एटीट्यूड दिखाया, फ्लर्ट किया, ज्यादा पैसा दिखा दिया, बड़े बड़े डील्स नहीं दिए। ही वांटेड टू लेवल इट, बार बार बोल रहा था, पिछले टर्म से बोल रहा था, आई गो टू दुबई, यू नो, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स, आर एयरपोर्ट्स आर ब्रोकन। अब बताओ मुझे ऐसी बात क्यों बोलेगा वो, आर एयरपोर्ट्स आर ब्रोकन, दैट मीन्स ही इज फीलिंग इट ना, अमेरिकन आर फीलिंग इट कि हमारा पैसा वहां जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एनीबडी हु वाज मेकिंग मनी, इलीगल पैसा, सब मिडिल ईस्ट जा रहा है। भारत का करप्ट मनी, पाकिस्तान का करप्ट मनी, चाइना का, रशिया का, सारा करप्ट मनी इज बीइंग सैचुरेटेड इन दुबई। तो इस फाइनेंशियल सेंटर को तोड़ने से पैसा भागेगा वापस इन कंट्रीज में, कुछ रशिया जाएगा, कुछ तो
अब बड़े लोग, जैसे मान लीजिए आप 5 पॉडकास्टर को जानते हैं और एक ब्रांड है, वो सबको रीच आउट कर रही है, तो पांचों पॉडकास्टर आपस में मैसेज कर लेंगे ना, इसको 3 लाख रुपए से नीचे में कोई डील नहीं देनी, बहुत बहुत हरामी ब्रांड है। तो भाई ओल्ड बॉसेस दे नो ईच अदर ना, ओल्ड मनी दे नो ईच अदर ना, व्हाई डू यू थिंक दे आर एनिमीज? यार आपके पास $5 बिलियन है, आप गौतम अदानी हो, मैं मुकेश अंबानी हूं, मेरे पास $5 बिलियन है, हम दोनों दुश्मन कब से हो गए? ये तो पॉडकास्ट में बन सकते हैं, रील में बन सकते हैं, बट मनी is with money. Money attracts money. Power attracts power. Powerful men and powerful money, they stick together. And old bosses, they don't want new bosses. इसलिए तो old billionaires, they don't like, these are psychological things. They don't like the new startup founders. टी-शर्ट पहन के आ गए, $5 बिलियन बना लिया. They don't like old boss. तो ये old bosses, new bosses का भी इसमें गेम है. And once you shift from the Shias, जैसे ही आप ईरान का काम खत्म करोगे, तो आपको मिडिल ईस्ट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, अब आपको सिर्फ सुन्नी पावर मिले, और सुन्नी में द बिगेस्ट पावर इज व्हाट? तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है? तो अगला टारगेट क्या होगा? अगर वेनेजुएला का तेल मुझे पसंद है, ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पसंद है, इनके आइलैंड पसंद है जहां पे इनका सब सारा तेल है, तो जब ईरान पसंद है तो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं पसंद होगा बाबा? तेल ही है ना। और मुझे पेट्रो डॉलर को बचाना है ना बाबा, तो डॉलर को भी बचाना है और ऑयल के ऊपर कंट्रोल भी करना है, ब्रिक्स को भी काटना है, रशिया को भी टाइट करके रखना है, चाइना को भी टाइट करके रखना है, और सबको डिस्टेबलाइज कर देना है, और अपनी आइलैंड ऑफ पीस से पीस मेंटेन करनी है और ज्यादा पैसा कमाना है। मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी। सो फर्स्ट दे विल एलिमिनेट ईरान, देन दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट्स इन मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए अलग टारगेट है, इजराइल के लिए द नेक्स्ट टारगेट इज पाकिस्तान। ओके, 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास। पूछिए, shoot as many questions as possible. हाँ, if we are talking like this and हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अरब क्यों अमेरिका की ज़रूरत है उसको फॉर द सर्विलेंस, जो भी जहाँ पर भी शेख है वहाँ पर सर्विलेंस के लिए, अपनी जनता को मॉनिटर करने के लिए दे नीड टेक्नोलॉजी, दे नीड सिक्योरिटी. इफ दैट इज द रीजन वाई यूएस इज डोमिनेटिंग ऑल दीज कंट्रीज, देन वाई नॉट चाइना? चाइना के पास भी उतनी ही टेक है, उतनी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उतनी ही पावरफुल वेपन्स है उनके पास। दे रहा था ना चाइना, इसलिए तो ये हुआ है। चाइना वाज सप्लाइंग एवरीथिंग, दे स्टार्टेड बाइंग चीप थिंग्स फ्रॉम चाइना एंड रशिया आल्सो। दे स्टार्टेड टू मेक कार्टेल विद ओपेक प्लस, रशिया के साथ, कि तेल का प्राइसेस अब अमेरिका नहीं बताएगा। उन्होंने बहुत मजे लिए। मैंने कहा ना, गलबैया की इन्होंने, चाइना से टेक लेना शुरू किया, चाइना से मास सर्वेलेंस के लिए एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स लिए, कैमरास लिए, सब कुछ लिया चाइना का। और बीच में ऐसी इनको इल्यूजन आ गई कि चाइना में वेपन्स भी दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे देगा। बट चाइना को ये पता है अभी उसका जो, इट हैज नॉट रीच्ड दैट स्टेज। चाइना's प्रायोरिटी इज नॉट मिडिल ईस्ट, इट्स नॉट वेनेजुएला, इट इज फ्लर्टिंग एवरीवेयर। वो भी अमेरिका को काटने आ रहा है, बट उसका रियल प्रायोरिटी इज ओनली ताइवान। चाइना अपने जोन को पहले डोमिनेट करना चाहता है। आप रूल भूल गए, अमेरिका ने पहले अपने जोन को डोमिनेट किया। इसलिए बार बार भारत के ऊपर जो वीडियोस बनती हैं, ऐसी नहीं बनती कि साउथ एशिया को डोमिनेट करिए पहले। नेपाल, भूटान, ये जितने हैं, ये बांग्लादेश, दे शुड बी अंडर योर। तो आप सबसे पहले एक चीज समझिए कि अमेरिका ने पहले अपनी नेबरहुड, क्लोज नेबरहुड को डोमिनेट कर रखा है। चाइना हैजंट बीन एबल टू डू इट। इनफैक्ट चाइना के आसपास के नेबर्स में हर जगह क्राइसिस है। स्टार्ट फ्रॉम मंगोलिया, चाइना के अंदर क्राइसिस है। शिनजियांग ले लीजिए, मंगोलिया ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, बॉर्डर्स पे क्राइसिस है। साउथ चाइना सी में क्राइसिस है। चाइना पहले अपने आसपास, जैसे हमने 370 एब्रोगेट किया, हमने इंटरनल क्राइसिस को सॉल्व किया, बॉर्डर को नहीं सॉल्व किया। बॉर्डर को सॉल्व करना मतलब पीओके ले लेना, सिलीगुड़ी को एक्सपैंड कर लेना, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बीच ढूंढ ले आना। दीज आर एक्सटर्नल एलिमेंट्स। इंटरनल तक अभी शांत नहीं हुए। पहले यू फाइट द इंटरनल एनिमीज, पैरेलली यू आर वर्किंग ऑन द एक्सटर्नल। वंस योर इंटरनल इज सॉर्टेड, तो आप एक्सटर्नल करोगे। जब एक्सटर्नल हो जाएगा तो रीजनल नेबरहुड को डोमिनेट करोगे। तो हम कहां तक डोमिनेट कर पा रहे हैं? इट इज द साइज ऑफ द इकोनॉमी यार। अमेरिका ने अपने आसपास की सारी रीजन कंट्रोल कर रखा है थ्रू मिलिट्री माइट, एब्सोल्यूट, थ्रू इकोनॉमिक माइट, थ्रू टेक माइट। 3 चीजें क्या बोली मैंने? टेक माइट, इकोनॉमिक माइट, टेक माइट, मिलिट्री माइट एंड इकोनॉमिक माइट। तो इन 3 चीजों से डोमिनेट कर रखा है। चाइना अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर पाया है। ताइवान इज काइंड ऑफ अ इंटरनल इशू फॉर इट।
ठीक है, हांगकांग इज एन इंटरनल इश्यूज, एस्पिरेशनल इश्यूज भी हैं, इंटरनल भी कह सकते हैं, बट शिंजियांग तो प्योरली इंटरनल है, टिबेट तो प्योरली इंटरनल है, मंगोलिया तो प्योरली इंटरनल है, मंचूरिया प्योरली इंटरनल है। इतनी इकोनॉमिक माइट के बाद आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देन यू मूव ऑन टू द सीज, समंदर में जाते हो आप, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, आप ताइवान लेते हो, हांगकांग लेते हो, वंस दैट इज सॉर्टेड देन यू टेक द वॉर टू ईरान। ओके, परफेक्ट। इफ आई टेक इट दिस वे कि अमेरिका इतना पावरफुल है, इट इज डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कैन वी टॉक अबाउट द गन कल्चर इन चाइना, सॉरी इन यूएसए, कि ओपनली कहीं पर भी स्कूल में घुस के मार दिया जाता है? इज इट हैपनिंग डेलिबरेटली बिकॉज दे वांट इट टू हैपन फॉर द chaos विद इन द आइलैंड, और व्हाट? नहीं, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट देयर। अब मुझे एक बात बताइए, आपको मैं बहुत सारा पैसा दे देता हूँ, अपने बच्चों को दौड़ाएंगे? लग्जरी ना। तो आप देखेंगे जैसे ही बहुत पैसा आ जाता है लोग क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ, कंफर्ट आ जाता है। अमेरिका में गन कल्चर है, और बहुत सारे इश्यूज हैं विद इन द कंट्री। एग्रेरियन जो पूरा बेल्ट है, दे आर बिकमिंग zombies. There are नहीं मतलब मैं आपको इसको ना, आप इसको दो बहुत अच्छी आपने चीजें बोली, बट आप इसको जनरलाइज मत करिए अमेरिका के बारे में। आप हमेशा मतलब बीच में जा रहे हैं, जो बीच वाला एरिया है, आप नॉट कोस्ट, जब आप मिडिल ऑफ यूएस देखेंगे तो आपको ये गन कल्चर का दिखेगा। बट इसको उल्टे तरीके से बताऊं आपको, आपके पास जो वेपन्स है वो अच्छी अच्छी कंट्री के स्पेशल फोर्सेस के पास नहीं है। आपके बैकयार्ड में इतने वेपन्स पड़े हुए हैं, ये जो आपने वॉल लगाई है इसमें इतने सारी इमेजेस हैं, मान लीजिए इसको फुल मैं असॉल्ट राइफल से और स्नाइपर से लगा दूं, और सुबह सुबह आप अपने बच्चे को लेकर स्नाइपर ट्रेनिंग कर रहे हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपका बच्चा मरीन बन सकता है, सील में जा सकता है, आप खेती कर रहे हो, यू विल डिफेंड योर कंट्री। ए कोई आता है इनवर्ड्स, कुछ पंगा आता है, तो यू आर आर्म्ड टू टीथ, आप ठोक सकते हो, यू आर ट्रेन्ड ऑल्सो, अपने बच्चे को भी तैयार कर रहे हो जस्ट इन केस ही वांट्स टू सर्व। इतना पैसा है, प्रोस्पेरिटी के बाद भी दे आर एबल टू क्रिएट सोल्जर्स, सो गन कल्चर इज गुड फॉर देम। आपस में वो जो वायलेंस वगैरह होता है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, बट वो अमेरिका का इंटरनल है। ये क्योस जो है ना, मतलब जैसे हमारे में राइट्स हो जाते हैं तो उनमें वही गन में एक दूसरे को मार देते हैं, साइको हो जाते हैं लोग, एक दूसरे को मार देते हैं। ट्रम्प के पड़ोस से गोली निकली, तो मतलब या तो यार वेपन रखो, बोलो इसके साथ रिस्क है, तो ब्रह्मोस रखोगे, पड़ सकता है ना पाकिस्तान पे। बट व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज कि एक तरफ मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया को, अभी एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाउ इट इज डोमिनेटिंग। हाँ, ये कौन सा कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, ये एप्पल, लैपटॉप एप्पल, वो कौन सा है, एप्पल, वो क्या है, श्योर, हाँ, और फिर ये अपलोड कहाँ होगा, यूट्यूब, बस यार स्पॉटिफाई। रिलैक्स मैन, शांत हो जाओ, अंटिल यू हैव $20 ट्रिलियन, और 20 तो आपको दिख रहा है ना। What about the wealth that is already created for years and years? Colonial baggage लेके चल रहे हैं ये, जितना लूटा है पूरी दुनिया को सब कुछ है इनके पास। जहां जहां ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर दिखा रहा है वहां वहां अमेरिका की आंखें हैं। तो ये अगर मैं देखूं तो एक सी ऑफ जापान के पास है, तो मतलब ईस्ट चाइना सी में इनको प्रॉब्लम दिख रही है, फिलीपीन सी के पास दिख रही है, साउथ चाइना सी के तरफ दिख रही है, तो उन्होंने चाइना के आसपास प्रॉब्लम क्रिएट कर रखे हैं और वो प्रॉब्लम चलते रहेंगे। आसियान इनसे थोड़ा मोड़ा उलझेगा, थोड़ा नहीं उलझेगा, थोड़ा यूएस नेवी एक दो राउंड मारेगी, तो चाइना ईरान के पास थोड़ी ना आएगा, चाइना अपने बैकयार्ड में। चाइना इज इनफैक्ट वेरी हैप्पी कि आप ये सारा ड्रामा करो मिडिल ईस्ट में, अगर आप इसको 3-4 महीने खींच लोगे तो मे बी आई कैन डू अ ताइवान ऑपरेशन। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ना, वो अमेरिका के एजेंट, एक बंदा पकड़ा गया, हाँ, अमेरिका का एक इंसान जो है, हाँ, वैन डाइक, इंडिया में, वैन डाइक। तो मैथ्यू वैन डाइक, आपको क्या लग रहा है कल आया था या परसों आया था या 4 दिन पहले आया था, एनआईए ने दबोच लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने ऑब्वियसली आपकी सारी एजेंसीज के पास प्रोफाइल्स होती हैं, यू हैव अ डेटाबेस, यू नो हु आर द मर्सनरीज। अगर आपने एक डेटाबेस बना रखा है एक मर्सनरी का, तो मेरे पास भी है ना, शेयर भी करेंगे ना। तो ऐसा है नहीं ना मैथ्यू वैन डाइक इज अ हिडन, वो तो ट्विटर चलाता था यार, वो खुद ही बोल रहा है मैं कोविड ऑपरेशन करता हूँ, ठीक है। अपेरेंटली सम मिनिस्टर वाज आल्सो फॉलोइंग हिम, फॉलो कर रखा था इंडियन मिनिस्टर, नहीं मतलब कोई सम मिनिस्टर्स, ओके। हाँ। तो बट द क्वेश्चन इज व्हाई नाउ, अभी क्यों ऐसा हुआ है कि उसको पकड़ा गया, या ये वॉर हो रहा है, ये सब कुछ, ये सर्कस चल रहा है, क्यों? तो अच्छा चलिए मैं आपके ऊपर नजर रखना शुरू करता हूँ। तो आपको मुझे स्नैच एंड ग्रैब करना है, आपको मेरे को
घसीट के कहीं से पकड़ना है, फिर किसी कमरे में ले जाना है, बदतमीजी करनी है आपके साथ, मतलब आपको चाय वाय पिलाना है और चाय पिला के आपसे कुछ बातें करनी है, और फिर आपको दुनिया के सामने लेके आना है कि भाई मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। तो मैं कैसे टाइम में लाऊंगा, जब आप बहुत स्ट्रांग हो गए या जब आप वीक हो गए? जब मैं वीक होऊंगा। तो अमेरिका इस टाइम में बहुत वीक है, क्योंकि वो वॉर में फंसा हुआ है। इसको बोलते हैं स्ट्रेच थिन। आप बहुत फोकस से पढ़ाई कर रहे हो और पीछे से आपको कोई कॉल कर रहा है, तो आपका डाइवर्जन हो रहा है ना माइंड। तो अभी अमेरिका पढ़ाई कर रहा है सिर्फ ईरान की, इट इज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन ईरान। तो इसको बोलते हैं कि व्हेन ऑन मैक्स प्रेशर हिट इट। तो इंडिया ने बहुत अच्छा गेम है, डुवाल साहब का गेम है, बड़ी सिंपल सी, आपको ये बहुत बेसिक समझ आएगा इसमें कि इंडिया के निखिल गुप्ता वगैरह को कब पकड़ा गया था? इलेक्शन के आसपास। या पीएम मोदी अमेरिका जा रहे होंगे तब इनको पकड़ा जाएगा, तब इनका केस खुल जाएगा। अदानी के ऊपर कोई रिपोर्ट आएगी जैसे इलेक्शन से पहले, क्योंकि पीएम मोदी अदानी की नजदीकियां हैं, है ना, उनकी पिक्चर्स हैं साथ में। अदानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, अदानी इजराइल के साथ डिफेंस में काम कर रहा है, अदानी इज ऑलमोस्ट एक्टिंग एज अ स्टेट एजेंट। स्टेट का एक टूल होता है ना, जैसे हुआवे है ना चाइना का, इट्स एक्टिंग फॉर चाइना। फेसबुक इज एक्टिंग फॉर यूएस, वैसे अदानी इज एक्टिंग फॉर इंडिया, रिलायंस इज एक्टिंग फॉर इंडिया, एंड सो इज आदित्य बिरला। ठीक है, दे हैव एक्टेड फॉर इंडिया इन द पास्ट, राइट नाउ मे बी अदानी इज द फेवरेट, बट वेदांता इज ऑल्सो एक्टिंग फॉर इंडिया। कुछ ऐसी कंपनीज हैं विच आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो आपके डिफेंस में काम कर रहे हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल जिंदल। जिंदल इज वर्किंग इन डिफेंस ऑल्सो, इन स्टील ऑल्सो। स्टील, डिफेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक कंपनी कर रही है, ये 10 कंपनी कर दो एंड यू क्रिएट अ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। परेशानी किसको होगी? जिसकी सबसे बड़ी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स नॉट ओनली ऑन अदानी बट लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज। एंड दैट पॉडकास्ट यू शुड नो, क्या ये रिपोर्ट क्यों आए, अभी क्यों? हर बार ये क्वेश्चन पूछना, व्हाई दिस रिपोर्ट नाउ एंड व्हाई हिम ओनली? अगर चोरी होती है तो सारे लोग चोरी करते हैं। इट्स नॉट कि एक अदानी चोरी कर सकता है, राइट? इफ देयर इज क्रोनी कैपिटलिज्म, दैट मींस इंडिया में जितने बिलियनियर बने हैं, एवरीवन इज अ क्रोनी कैपिटलिस्ट। हो नहीं सकता कि ब्राइबरी चल रही है और एक ही बिलियनियर दे रहा है। डू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? यू कैच द ड्रिफ्ट। बट रिपोर्ट एक पे क्यों आएगी? बिकॉज आई हिट हिम इन मल्टीपल प्लेसेस। मैं इसके पोर्ट को ठोंक दूंगा, मैंने उसकी कंपनी में पैसा डाल रखा है, शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, मैं उसमें पैसा भी बनाऊंगा रातों रात। मैं पॉलिटिकली पीएम मोदी को हिट कर दूंगा, वीक कर दूंगा, और साथ साथ क्या करूंगा, उसके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी डाउट्स डाल दूंगा, उसके ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा डरा दूंगा कि देख मैं अदानी के साथ कर सकता हूं तो तेरे साथ क्या कर सकता हूं, तू है ही कौन? डिफेंस सेक्रेटरी। कैच द ड्रिफ्ट। एंड इफ आई डू दिस टू अदानी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अदर बिजनेसमैन? उनको डर लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो $1 बिलियन वाला तो डर जाएगा। ठीक है, सो दीज आर स्मार्ट ऑपरेशंस यार। आप इनको इन्फ्लुएंस ऑपरेशन समझो, मैनिपुलेशन समझो। और आप ये जैसे हम और आप मान ले कैमरा वैमरा बंद कर देते हैं, बढ़िया आपके पास अच्छी टेबल है, लेट्स मेक 2 more analysts on this side and 2 more analysts, let's sit for the night and we'll make a report on any bloody country, any bloody company, and we'll have a strategy to hit them. Give us the money, सारा काम हो जाएगा। अरे इट्स नॉट रॉकेट साइंस ना भाई। मार्केट मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन करना है, मतलब स्टॉक्स के बेट प्लेस करने हैं, दैट कैन बी डन बाय दुबई ब्रोकर्स। सेकंड क्या काम करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी होगी थोड़ी, उसके लिए भाई आपके पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता होगा, उनको बोल दीजिए ये रील चलवानी है, ठीक है, चल जाएगी। फिर क्या, मीडिया एजेंसी में पीआर वाले जो बंदे हैं उनको कॉल कर दीजिए, वो आपकी ऐसी बाइट्स चलवा देंगे सारे न्यूज़ चैनल में, पैसे डालते जाओ। एंड देन व्हाट, वन ऑफ द पॉलिटिशियन विल पिक इट अप, एंजॉय chaos। सो मैंने आपको क्या कहा, माई आइलैंड विल बी सिक्योर, योर आइलैंड विल ऑलवेज बी क्योटिक। एक आध गन वायलेंस देख लो, और ज़ॉम्बी वॉम्बी वो पाउडर लेके जो, तो उसके ऊपर यही बोल के तो उसने वॉर डिक्लेयर किया, ये मेक्सिको, ग्वाटेमाला, मावेन कर दिए कि देखो ज़ॉम्बी बन गए, ड्रग सप्लाई करते हैं मेरे देश में। हाँ, ये देखो ये पाप हुआ है। कमिंग बैक टू ईरान, इज इट रियली अबाउट द न्यूक्लियर वेपन या फिर डोलांड भाई को कुछ और चाहिए, बस एक एक्सक्यूज है? देखिए, मिडिल ईस्ट के ना गेम को बहुत ध्यान से समझिए। एक अमेरिका है और दूसरा है इजराइल। इजराइल है भाई अमेरिका का, और इजराइल को बनाना है ग्रेटर इजराइल, मतलब इजराइल एक्सपैंड करेगा। इतना छोटा सा, खुद ट्रंप बोल रहा है यार, वीडियो में बोल रहा है, आप उसके क्यूज क्यों नहीं समझ रहे? जब भी वो किसी इंटेल ब्रीफिंग से बाहर निकलता है, वो क्यूज खुद ही बोल देता है, मीडिया में बोल देता है। जैसे कि उसने बोला ना, मेरा एयरपोर्ट फट रहा है ये वो, और दुबई का देखो एयरपोर्ट अच्छा है, दैट इज अ क्यू कि मैं दुबई से जल रहा हूं।
ऐसे ही उसने एक दिन बोला, आई सॉ ऑन द मैप इजराइल वाज सो थिन, सो स्मॉल, इट शुड बी बिगर, या इट शुड बी बिगर, मतलब ग्रेटर इजराइल इज ऑन द मूव। उसको कोई इंटेल ब्रीफिंग मिली होगी कि सर नेतन्याहू वांट्स ग्रेटर इजराइल, हाँ गो अहेड, आई एम द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ ज्यूज। तो अब देखो, ग्रेटर इजराइल बनने के लिए क्या चाहिए आपको? फ्लैट लैंड, आपको जमीन साफ चाहिए ना। यू डोंट वांट पीपल एंड यू डोंट वांट रेजिम्स, ठीक है। बाय द वे, हम ईरान को इरानियन गवर्नमेंट नहीं बोलते, इरानियन रेजिम कहते हैं। टेल मी व्हाई, आप बताना मेरे को सोच के, ठीक है। रेजिम एज इफ सम काइंड ऑफ जेल और समथिंग, ठीक है। मतलब दीज आर वर्ड्स दैट आर वेरी सिस्टमैटिकली पुट इन योर माइंड। इंडियन रेजिम सुन के देखो कैसा लग रहा है। इंडियन रेजिम, पाकिस्तानी रेजिम नहीं सुना होगा, बट ईरानियन रेजिम, द Why डिक्टेटर। this dictatorship? हाँ, मतलब वो आपको समझाया जा रहा है, Suppression of people. आपका माइंड को उस तरीके से कि ही इज द डेविल, है ना। कल को जब मैं मारूं तो एक जस्टिफाइबल रीजन हो कि भाई Ab- देखो फ्यूचर में मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज जस्टिफाई कर रहा हूँ एब्सोल्यूट कि 1 साल बाद मैं ठोक सकता हूँ। एब्सोल्यूट। Because that- इसने मेरी बहन को छेड़ा था, हाँ, मैं जसकीरत सिंह रांगियों मार दूंगा। तो मैं 2 साल से कह रहा हूँ रेजीम है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो regime। अब आज रेजीम मारा है मैंने, लोग थोड़ी मारे वहां पे, रेजीम को ठीक कर रहा हूँ मैं तो। इसका जो भाई है इजराइल, हाँ, इसको चाहिए जमीन फ्लैट, और फ्लैट करने के लिए सबसे पहला एनिमी कौन है? एनिमी नंबर 1 ऑफ इजराइल इज ईरान। ईरान, ईरान प्रॉक्सीज क्रिएट करता है, हिजबुल्ला, होथी, हमास। तो ईरान ही नहीं रहेगा, ईरान की ये रेजीम जो है ये नहीं रहेगी, इनकी जो सरकार है, इनके जो सुप्रीम लीडर है, इनके जो IRGC है, इनके जो कुड्स है, अगर ये नहीं रहेंगे तो ईरान न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाएगा? और ऑन द फ्लिप साइड, अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो इजराइल क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? डिलीवरी के लिए मिसाइल तो है ना इनके पास, 60 न्यूक्लियर वेपन काफी होते हैं भाई, 6 काफी होते हैं, राइट। तो डेटरेंस आ जाएगा। तो एक, इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए, और आने से पहले इनकी ये जो IRGC, कुड्स, सुप्रीम लीडर, ये सब एलिमिनेट होने चाहिए। इंटेल चीफ, यार आप मोसाड की कहानी सुनते हो? मोसाड बहुत अमेजिंग है। हाँ भाई, वो इनविजिबल हवा में होते हैं, हाँ, राइट, बैटमैन। हाँ, बैटमैन। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका एनिमी बैटमैन है तो सामने कौन बैठा है? सामने में कोई तो खतरनाक बैठा ना, इट इज IRGC। तो IRGC, उनका कुड्स फोर्स, उनकी जो इंटेल एजेंसीज हैं, उनके जो स्पाई हैं, वो भी डीप एसेट्स बना के बैठे हैं। तो ईरान के पास ए, न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, बी, ईरान के पास न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल नहीं होना चाहिए कि कोई कभी भी बना सके, और तीसरा, इस आइडियोलॉजी के साथ चलने वाली रेजिम नहीं होनी चाहिए, और चौथा, अगर हो सके, एंड दिस इज नॉट द वॉर ऑब्जेक्टिव बाय द वे, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सत्ता परिवर्तन, कभी भी इस वॉर या इस कॉन्फ्लिक्ट का, और इसको अभी वॉर नहीं बोला जा रहा, दिस इज अ ऑपरेशन अभी। अरे यार, आप हंस, आप नहीं, ये हंसना, हम ऑपरेशन सिंदूर कह सकते हैं। 88 घंटे दबा के एक साइड से मारा है हमने, उसका हमने ऑपरेशन कह दिया, तो अब ट्रम्प नहीं कह सकता। डोनाल्ड को आपने हल्के में लिया है, वो 3 साल के वॉर को ऑपरेशन कह सकता है। इज द गॉड, ठीक है, ऑफ GCC, ठीक है। उनका तो देखो भगवान है अकेला, डोनाल्ड। ये समझ लो, अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति है ना, उसके सामने सजदा पायबोस करता है सऊदी अरेबिया, कतर। आपको बताऊंगा कैसे, एंड बी शॉक टू अंडरस्टैंड कि दुबई, ये फाइनेंस, ये कैसे अटका हुआ है ना, एक सिंगल बेस पे अटका हुआ है। एनीवे, कमिंग बैक, तो इनको पहले ईरान को साफ करना है। ईरान जब एनिमी की तरह हट गया, तो ग्रेटर इजराइल में और कौन कौन पंगे देगा? नेक्स्ट कम्स सऊदी अरेबिया, क्योंकि यार जमीन जुड़ रही है उनसे, एक्सपैंड तो करना है, एक्सपैंड हर तरफ करना है। तो सऊदी अरेबिया को कैसे आप वीकन करोगे? यू हिट देम, मेक देम इनसिक्योर। तो वो तो ईरान मार ही रहा है, बस आपको क्या करना है? हाथ हटा लेना। दूसरा, उनके ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठोको, वो तो ठोक ही रहा है ईरान। और व्हाट एल्स? जो आपने वहां पे बेसिस बना रखे हैं उसको खाली कर दो, वो तो अमेरिका ने कर दिया है। और बताओ क्या कर सकते हैं? टेल मी एनीथिंग एल्स। सऊदी अरेबिया को आप, ईरान को डिकैपेसिटेट कर रहे हो, आप एकदम घुटने पे बिठाना चाहते हो, बट सऊदी अरेबिया को भी आप तैयार कर चुके हो कि तू भी आएगा भाई, हाँ, कि तू भी वहीं बैठेगा। सो फर्स्ट दे विल टारगेट द शियास, देन दे विल टारगेट द सुन्नीस, एंड द सुन्नी लीडरशिप इज विद सऊदी अरेबिया राइट नाउ। अच्छा, बाय द वे, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान डिडंट से एनीथिंग, चुप। अनदर इस्लामिक पावर कॉल्ड तुर्की, चुप, क्योंकि उनको पता है, इसलिए वो इतने वेपन्स बना रहे हैं। तुर्की इज वर्किंग ऑन देयर वेपन्स, क्योंकि उनको पता है उनको भी ग्रेटर तुर्की बनाना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं और आप उनके इक्वेशंस के हिसाब से, तो चाहे शिया हो सुन्नी हो, किसी के साथ भी आप लड़ाई ले सकते हैं,
जब आपको बोला जाए, जो तुर्की ले लेता है, जहां चुप होना होता है वहां चुप हो जाता है, तो आप सही हो। बट अगर आप फ्लर्टेशियस हो रहे हो और आपके पास अपनी डिफेंस फोर्सेस भी नहीं है और आपके इकोनॉमी में कोई क्राइसिस है या कोई सोसाइटी में छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट है, तो यार देखो, एटीट्यूड मत दिखाओ, गलत कर रहे हो। डोंट क्रॉस द रेड लाइंस। इंडिया में बैठ के यूएस के एम्बेसडर ने बोला था एएनआई के पॉडकास्ट पे, एएनआई का पॉडकास्ट इज एज गुड एज सरकारी माउथपीस। एएनआई के पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश के मुंह के सामने बैठ के एरिक गारसेती ने हंसते हंसते बोला था, शुड नॉट क्रॉस द रेड लाइंस। मैसेजेस फॉर हुम? फॉर अस। आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी ना था। इट इज टू थिंग्स। एक, इंडियंस को पता होना चाहिए हु इज अमेरिका, ठीक है। ऑन द बाप। टू, टू, द गवर्नमेंट शुड नो, ठीक है। तो जिस तरीके से आप ऐसे करके देख रहे हो ना, कभी कभी लोग ऐसे चश्मे से ऐसे देखते हैं ना, तो अमेरिका ऐसे डेथ स्टेयर्स देता है कंट्रीज को, है ना। दीज आर काइंड ऑफ नेगोशिएशंस आल्सो, ठीक है। तो ईरान साफ, फिर सऊदी अरेबिया, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद कोई नहीं है। उसके बाद क्या, कतर मुतर, कुछ नहीं है। आइलैंड्स वाइलैंड्स है, कम टू कतर, अभी भी गो टू दुबई, सब उसका जोक है, सब इट्स ऑल जोक। नाउ कम टू देयर सिक्योरिटी। अमेरिका ने इतने मजे किए हैं ना, अपने अल उदेदा बेस बना दिया कतर के सामने। कतर ने सोचा भाई अमेरिका बैठा है, अल जजीरा बनाया इन्होंने, खूब पैसे डाले, दबादब इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया। आपको पता है अभी कतर पे 5 मिसाइल मार दिए, मान लो इंडिया ने, ऐसे सट की हो गया, मान लो हम पाकिस्तान मोड में चले गए, तो 5 मिसाइल मार दिए, तो कौन बचाएगा? इस्लामिक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, वो तो मार खा चुका है 88 घंटे में। ईरान कैसे will- बचाएगा? ईरान बचाएगा इनको। नाउ a lot of people, and I want to address this, a lot of people in India, they take sides of Israel. Israel बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग ईरान वंदना भी करते हैं, ईरान बहुत अच्छा है। सी, और मैंने वीडियोस देखे हुए हैं कि व्हाट इफ ईरान अटैक्स इंडिया, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे भ्रम हो गया है। मैं थोड़ा सा एक मतलब एकेडमिक चीज क्लियर कर देता हूँ। ईरान के पास हाइपरसोनिक, क्लस्टर बॉम्ब्स, बंकर बस्टर, वट एवर शिट दे हैव, वी हैव ऑल ऑफ दैट। जो भी आपको चाहिए, बैलिस्टिक रेंज 6,000 किलोमीटर तक मर्व मारने की कैपेसिटी है भारत के पास, ठीक। वी आर नॉट इवन लुकिंग एट ईरान, वी आर लुकिंग एट चाइना। वी हैव द कैपेसिटी टू हिट बेजिंग, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पनडुब्बियों से निकलेंगी बैलिस्टिक मिसाइल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाई अमेरिका इज स्ट्रगलिंग इन मिडिल ईस्ट, सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि पूरी अमेरिका की बेसिस तबाह हो चुके हैं। 27 बेसिस, 27 मिलिट्री साइट्स हैव बीन डेसिमेटेड। किसी का रडार मार दिया, सोल्जर्स हटा लिए ना उन्होंने अपने, अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को पुल आउट कर लिया, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगी अगर सोल्जर्स की बॉडी आती है, ताबूत आएगा ना, बहुत क्राइसिस हो जाएगी। तो इधर लाइक ठीक है, हमारा $1 बिलियन का रेडार जा रहा है, इट डजंट मैटर यार। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, आप ईरान को ठोकने वाले हो, आप अपने $1 बिलियन के पेट्रियट के रेडार को अकेला छोड़ोगे जो 5,000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर रहा है? नहीं। ईरान का एक शाहिद ड्रोन आता है, उसको ठुक जाता है, आसपास कोई सोल्जर ही नहीं दिखता, नोबडी इज डिफेंडिंग। कोई बेसिक जो लोकल लेवल के गन होते हैं ना, जो एकदम लास्ट फ्रंटियर ऑफ एयर डिफेंस है, वो कोई शूट करता हुआ नहीं दिख रहा यार। गन्स मार रहे हो लोग, किसी भी तरीके से डिफेंड करने का कुछ नहीं। वो $30,000 के ड्रोन मार रहा है, और ऑपोजिट साइड से क्या आ रहा है? $1 मिलियन का इंटरसेप्टर, और आप वो $1 मिलियन का इंटरसेप्टर भी यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आपके इंटरसेप्टर खाली हो चुके हैं। ये कहानी आपको तब पता थी जब पहली बार पल्स आई थी, जब मैंने बोला ना फर्स्ट फोर्डो इस्फहान पे पहली पल्स आई थी, तब आपको पता था कि पिछले ट्रू प्रॉमिस में, जो ट्रू प्रॉमिस होता है ना इनके बीच में, ईरान इजराइल में, उसमें आपके पास इंटरसेप्टर नहीं थे। जब आपके पास इंटरसेप्टर नहीं थे, आपको पता था इस बार आप ईरान को बहुत बुरी तरीके से मारने हो, सुप्रीम लीडर को मारने वाले, तो आपको ये पता था कि वो वापस मारेंगे और वो आपके जीसीसी के सारे मिलिट्री साइट्स को मारेंगे। इसलिए आपने सारी मिलिट्री साइट्स खाली कर दी। जब आपने सारी मिलिट्री साइट्स खाली कर दी और आपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं लगाए, तो मतलब आप चाहते थे ना जीसीसी ठुके। यू हैव प्लान्ड ऑल ऑफ दिस ना इन सिटिंग इन ओशन में बैठे हैं। बहरेन से 5th फ्लीट भाग गई, अमेरिका की 5th फ्लीट भाग गई। अल उदेदा बेस, कतर ने इतना चिल्लाया था, कतर को मिला अल उदेदा बेस। कतर थॉट आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। वीडियोस बनने लगी कतर पे, हाउ दिस स्मॉल कंट्रीज इज जियोपॉलिटिकली वेरी सिग्निफिकेंट इन मिडिल ईस्ट। कतर मीडिएशन करवाने लगा था कंट्रीज के बीच में। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इंडिया ने 5 ब्रह्मोस मार दिए कतर पे, तो क्या करेगा कतर? व्हाट इज देयर रिटेलिएशन?
कौन सी मिसाइल मारेंगे, कौन इंटरसेप्ट करेगा? तो इंटरसेप्ट तो पापा ही करेंगे ना। तो पापा तो पाकिस्तान को भी बचा रहे थे ना, नूर खान ठोक दिया ना। और रही बात ईरान के ठुकने की, ईरान को तो यार इजराइल ठोक रहा है, अमेरिका ठोक रहा है, ईरान क्या हमसे लड़ेगा? तो ये वाली जो कंपैरिजंस हैं, ईरान इज नॉट एट आवर लेवल यार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है फिर कि अगर ऐसा है कि ग्रेटर इजराइल मैंने आपको समझाया। हाँ, जस्ट बैक टू बैक गाजा में जो किया है, हाँ, कितने लोग मरे, कितने बच्चों की जाने गई, वहां घर छिन गए, लोगों की जिंदगी छोड़ो यार, कुछ बचा ही नहीं वहां पर, नरसंहार हुआ सीधे तौर पर। ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, ठीक है, ये पीस मेकर, इसको ट्रम्प को नोबेल प्राइज चाहिए, इसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है। और ये पीस का बोर्ड बना के बैठा था उसमें। हाँ, ये खुद को ब्रह्मदेव का दर्जा देना चाहता है, पूरे ब्रह्मांड को मैंने बनाया है, आई एम द मेकर ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ नहीं बोला ये, ठीक है। अब अपने उस गॉडफादर के लिए ये ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, जैसे न्योडा का ग्रेटर न्योडा बन गया, ठीक है, ऐसे इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनेगा। वाई मतलब कोई तो ऐसी पल्स होगी ना, कोई तो ऐसी नब्ज होगी ना जो नेतन्याहू के पास इनकी है, या ये दबे हुए हैं। यार आप ऐसे मत सोचो ना कि नेतन्याहू के पास है, ये इजराइल के पास है। ये कुछ तो लालच होगा ना, कुछ तो ग्रीड होगा वहां पर। वाई इजराइल के लिए क्यों इतना करना है? हाँ, दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलियनियर्स है वो जूस में। एक्सेप्टेड, मतलब there's a one liner to justify everything, like whatever happened in Palestine, Gaza, just because of that one Jewish money, and he was quiet. एक बात बताओ मेरे को, इसको बहुत सिंपल तरीके से पुट करते हैं। मेरा पैसा तुम्हारे स्टॉक मार्केट में, मेरा पैसा तुम्हारे बैंक में, मेरा पैसा तुम्हारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, या ब्लैक रॉक, या जितनी बिग टेक के जितने फाउंडर्स आपको दिखते हैं, जितने बड़े बड़े बैंकर्स दिखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर जूस। अमेरिका में जितने पावरफुल बिलियनियर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर जूस। क्या हो गया? सो यू विल फाइट विद द बिलियनियर्स नाउ? अभी जुमा तुम बिलियनियर No, I won't fight, but मैं छाती पीट के ये नहीं आऊंगा ना, give me the Nobel Peace Prize, I am the king of the world. चलिए मैं आपको उल्टा, डेमोक्रेसी को ना उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी का लेसन है ये। तो आपने वोट ले लिया, कितने 100 करोड़ लोगों से, चलो 10 करोड़ से ले लो वोट, आप पॉपुलर हो, आपको 10 करोड़ वोट मिल गए, गुड। नाउ व्हाट? हु विल फंड यू? हु विल फंड योर इलेक्शंस? हु विल सपोर्ट यू? हु विल रन द मीडिया फॉर यू? Billionaires, all the rich people. All the rich people are your friends, you are also a billionaire. But तू तो यार फिर भी नौसिखिया बिलियनियर है, बाकी सब तो यार मतलब when they talk billionaire तो मतलब $10 billion, $7 billion है ना, ठीक है, क्रेजी शिट बिलियनियर्स। तो वो जिनके साथ हैंग आउट करता है और जिनके साथ रहना चाहता है, और जो अमेरिका को बनाने वाले लोग हैं और जो अमेरिका को आज फंड करने वाले लोग हैं, दे आर जूस। और जूइश इंटरेस्ट है ग्रेटर इजराइल, आप कैसे उसको नेगेट कर सकते हो? अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति है जो ग्रेटर इजराइल को बोल देगा नो ग्रेटर इजराइल? हाउ, विच प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज अगेंस्ट जूस? क्या बात कर रहे हो? और जूस को के अगेंस्ट रहना मतलब ग्रेटर इजराइल को मना करना? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं है, मैं अगेन अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं एग्जैक्टली वो बात कर रहा हूँ कि एक तो ये है कि ये चुप क्यों रहा, ये पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि एक तो गाजा पे चुप क्यों रहा, बाकी सब चीजों पे चुप क्यों रहा, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये कि आपने एक प्लॉट, अपने घर है किसी का, आपने उस घर को तोड़ दिया और आप वहां पर अपना घर बनाना चाह रहे हो। मैं वहां पर चुप हूँ, ठीक है, नन ऑफ माई बिजनेस, और मे बी मुझे आपका फेवर चाहिए, आई वांट टू बी इन योर फेवरेट्स लिस्ट। इंडिया क्यों चुप है? ठीक है, उस पे आऊंगा मैं, उस पे भी आऊंगा मैं, ठीक है। एक तो ये कि मैं चुप हूँ, दूसरा है कि मैं आपके लिए वो घर तोड़ के दे रहा हूँ कि बस तुम यार यहाँ पे अपना घर बना लो, ये देखो मैंने घर तोड़ दिया, तुम्हारे लिए प्लॉट तुम्हें दे दिया। मैं क्यों करूंगा ऐसे? अमेरिका तोड़ नहीं रहा, पहले इस चीज पे आ जाते हैं। अमेरिका चुप है और अमेरिका पार्टी है, पार्टी टू इट, बट वो एक्चुअली जाके तोड़ नहीं रहा, तोड़ तो इजराइल ही रहा है। काम आप ही को करना पड़ेगा। इजराइल ने जाके ये काम किया पूरा, जो गाजा में है ना, वो बाइडन या ट्रंप ने नहीं किया, यूएस की मिलिट्री नहीं कर रही। हाँ, उनका सपोर्ट वपोर्ट है। और सपोर्ट किस चीज के लिए? कि ईरान किसी दिन मार देगा तो, हिजबुल्ला मार देगा तो, होती मार देगा तो, उसके लिए सपोर्ट है। बट जो एक्चुअल बॉम्बिंग करके फ्लैटन कर रहा है वो कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, कोर क्वेश्चन पे। जोसेफ बाइडन प्रेसिडेंट थे इनके, अमेरिका के। जो बाइडन थे इनके प्रेसिडेंट। जो बाइडन भी क्रिटिसाइज करते थे इजराइल को, बट सपोर्ट करना बंद नहीं करते थे। मीडिया में बोलना और एक्चुअली में सपोर्ट ना करना, उसी के ऊपर तो ट्रंप आया भाई, चिल्ला चिल्ला के, he did support Israel, you're saying this about Israel, I'm the best friend of Jews।
सो बेस्ट फ्रेंड ऑफ जूस गेट्स द बेस्ट अमाउंट ऑफ मनी. ओल्ड मनी ये कह रहा है कि ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए. बैंकर्स ये कह रहे हैं ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कह रहे हैं, एसेट मैनेजर्स कह रहे हैं, रियल एस्टेट मुगुल्स कह रहे हैं ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए. और बाद में वो उसमें बड़े बड़े विलास और जो भी उनको करना होगा करेंगे. मिडिल ईस्ट को एक नया मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं जहां पे एसेट कंट्रोल वो शेखों के पास ना हो. इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इट्स अ न्यू मिडिल ईस्ट जिसमें कि कंट्रोल इजराइल एंड अमेरिका के पास हो. हायर शेयर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे. दे विल रीबिल्ड इट बट हायर शेयर, मोर ऑर्डर, मोर क्लेanलीनेस. और उनके हिसाब से क्लेanलीनेस इज व्हाट? लेस ऑफ दीज हार्डकोर शिया पावर और हार्डकोर सुन्नी पावर्स. मोर डेमोक्रेटिक कंट्रीज दूर दूर रहें, दे कैन इजीली एक्सपैंड. ठीक है, अ लिटिल वीकर मिडिल ईस्ट. इतना मतलब तेल पे इतना उछलो मत सनम. तो वो वाला यहाँ पे सिस्टम है. और दूसरा जो आपको कहा कि अमेरिका को भी अपने आप को बचाना है ना भाई, उसको भी अपना पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाना है. तो पेट्रो डॉलर इज व्हाट? अमेरिकन इकोनॉमिक हेजेमनी एंड कंट्रोल ऑफ ऑयल एंड गैस. तो द मोमेंट दे ब्रेक डाउन मिडिल ईस्ट, तो ऑयल एंड गैस का भी कंट्रोल वापस अमेरिका के पास आ जाएगा ना. ओपेक एक कार्टेल है जिसका कि पूरा चाबी सऊदी अरेबिया के पास पहुंच गया. और सऊदी अरेबिया एंड जीसीसी दे आर कंट्रोलिंग. तो अमेरिका ने ये सोच के बताया कि जीसीसी आर माई एलाइज, इनको मैं प्रोटेक्शन वगैरह देता हूँ. बट तेल की प्राइस और गैस की प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? गैस की प्राइस मान लो कि कतर डोमिनेट कर रहा है उस पर, एंड कतर एंड रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे. तो इवेंचुअली तेल और गैस की प्राइसेस ओपेक, कतर, ईरान, रशिया ये मिलके डिटरमाइन कर रहे थे. अमेरिका तो पूरे इक्वेशन से ही बाहर चले गया यार. अब तो इक्वेशन ही अमेरिका का है. अब तो पूरी टेबल अमेरिका की है ना. बताओ ना मुझे, किस कंट्री को, कौन सी ऐसी कंट्री है मिडिल ईस्ट में जो मार नहीं खा रही है अभी? अजरबैजान तक पे ड्रोन पड़ गया भाई. अब क्या बात कर रहे हो? कुवैत के पास तेल है, उसके ऊपर मिसाइल गिरे. हाँ यार, यूएई के ऊपर 1600 ड्रोन अटैक हुए हैं. 1600. कैन यू जस्ट थिंक अबाउट द नंबर. वो कह रहा था मैं अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ ऑयल एंड गैस से बाहर निकल. उसको भी मारा. कुवैत को भी मारा, कतर को मारा, बहरीन को मारा, सऊदी अरेबिया को मारा, अरामको को मारा. ये रास लफान को ठोक दिया. रास लफान मतलब आप समझो यार, दुनिया का सबसे बड़ा गैस का हब, उसको ठोक दिया यार. और हो कैसे रहा है ये बड़ा मस्त है. इस इक्वेशन को जब आप समझ जाओगे ना, तो आप ये मेरी पोस्टुलेट को समझोगे. सुबह होगी, इजराइल जाके ईरान को ठोकेगा सुबह सुबह. ओके, लेट नाइट और सुबह. और वो उसके ऑयल पे मारेगा. दोपहर तक ईरान पूरी जीसीसी के ऑयल को मारेगा. ठीक. अगले दिन 2 दिन का गैप लेंगे ये लोग आग वाग बुझाने में. फिर इजराइल इनके गैस को जाके मारेगा. फिर वो पूरे जीसीसी के गैस को मारेंगे. वो अमेरिका का है. अमेरिका तेल गैस बेच रहा है. रशिया क्या कर रहा है? तेल गैस बेच रहा है. चाइना क्या? चुप. बड़े लोग चुप है. क्यों? आतिशबाजी हो रही है. मीडिया में क्रिटिसाइज करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है. सही टाइम में एंट्री करेंगे. अमीर आदमी हर दिन नहीं बोलता. अमीर आदमी देखता है. आप बड़े आदमी हो ना साहब, आप बड़े आदमी हो, आप वॉर लड़ रहे हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं. डिप्लॉय द एसेट्स, कीप अ वॉच. देखो, क्या पता इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से मजे ले लूं मैं. क्या पता मैं आपको पॉलिटिकली वीकन कर दूं. क्यों मेरे को लड़ाई करनी है आपसे? चाइना क्यों लड़ेगा ईरान के लिए जाके? रशिया क्यों लड़ेगा? आप एक बात समझो साहब, बड़े लोग ऑलरेडी एक्सपेंशन कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप एक्सपैंड कर रहा है. अमेरिका इज एक्सपैंडिंग एज वी स्पीक. उसको कनाडा चाहिए, वो ग्रीनलैंड ले लेगा. वेनेजुएला का जो ऑयल उसने लिया, दैट इज एक्चुअल एक्सपेंशन यार. मदुरो उठाया, उसका तेल गैस अपने हाथ में ले लिया. बताओ मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? कंट्री आपको मैनेज नहीं करनी, उसका पैसा आपका. भाड़ में जाए दुनिया यार. दिस इज द वर्ल्ड ऑर्डर दैट एवरी कंट्री वांट्स. आप थिंक अबाउट इट. छोड़ो इंडिया, बांग्लादेश को लो. क्या बांग्लादेश ऐसा स्वीट स्पॉट नहीं चाहता कि कंट्री हमें अपनी मैनेज करनी पड़े, तेल हमें मिल जाए ईरान का भी और वेनेजुएला का भी फ्री ऑफ कॉस्ट? दिस इज व्हाट यूएस इज डूइंग. अब आ जाओ अगली कंट्री पे, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे. हमें इतने सस्ते में चीप क्रूड ऑयल मिल रहा था. ट्रंप ने जैसे ही वॉर शुरू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक किया, उसने बोला ईरान में इतना क्राइसिस हो रहा है. ट्रंप ने बोला व्लादिमीर पुतिन को कि भाई तुम्हारे इनके ऊपर सैंक्शन हटा दो, इनका तेल और गैस को आने दो. फिर बोल रहे थे इंडिया को हम परमिशन दे रहे हैं. एक्चुअली में व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेइंग ब्रदर, यू आर ओल्ड मनी, आई एम ओल्ड मनी, वी आर बोथ क्रिश्चियंस. ओके ब्रदर. तो रशिया बोलता बल्ले भाई,
पैसे भी मेरे, यूक्रेन भी मेरा, मजा आ गया भाई। और वो यूक्रेन को रगड़ रहा है खुला ये मिडिल ईस्ट में तो इंटरसेप्टर दे नहीं पा रहे, और मिडिल ईस्ट में इनको इंटरसेप्टर देना होता तो किसको देते? सबसे पहले अपने एयरबेस को, अलुदेदा को देते। अलुदेदा ठुक चुका है। अगला देते तो किसको? इजराइल। इजराइल डेली हाइपरसोनिक खाता है, क्लस्टर बॉम्ब खाता है। उसके बाद देना होता तो किसको देते? सऊदी अरेबिया, आराम को, है ना, वो शेखों की जो जहां मीटिंग्स वीटिंग्स होती हैं उन एरिया को। वहां पे इंटरसेप्टर काम कर रहा है, शेखों के पास सारे इंटरसेप्टर काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, इसमें भी लेयर्स हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड, बड़े होटल, शेख, नो कीप देम, इन्हीं से तो पैसा लेंगे। हैव यू सीन एनी बिग IRGC के तो कमांडर्स आपने मरते हुए देखे? हैव यू सीन अ बिग गाय बीइंग एलिमिनेटेड इन द मिडिल ईस्ट? नो। GCC का कोई भी बंदा बड़ा एलिमिनेट हुआ? नहीं। बट इनके बड़े बड़े होटल सब टूके हैं। क्यों? वाई? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम हैज लेफ्ट, और बाकी आर इन सिक्योरिटी ऑफ यूएस। ठीक है, बट यूएस इतना इनसिक्योर है खुद मिडिल ईस्ट में कि उसने अपने CIA के सेफ हाउसेस खाली कर दिए। अब मुझे बताओ, रियाद में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में CIA का सेफ हाउस है, सारी मिसाइल आके खिड़की में घुसती है। आप बोल रहे थे ना मोसाड स्मार्ट है, मैंने आपको रिप्लाई में बोला था मोसाड का एनिमी भी स्मार्ट है। लोग बोलते ना ISIL नंबर 1 है, मैं कहता हूं उसको जो ठोकने वाली रॉ है उसको भी रिस्पेक्ट कर लो। नाम ही कोई नहीं बोलता भाई, सिर्फ ठोकते रहते हैं, फिर मूवी बन जाती है, फिर लोग बोलते हैं सारी फेक स्टोरी है। चिल है भाई, सब फेक है, और ये ठोकने का काम सिर्फ रॉ करती है, आप ये मान लो। बट फिर मैं आपको बोलूंगा कि यार एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो आप बोलोगे सर इंटेलिजेंस ब्यूरो तो अंदर काम करती है, मैं आपको बोलूंगा सर बाहर भी काम करती है, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मगर साहब आपकी ट्रेनिंग तो होगी ना पाकिस्तान में ही, तो बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। हाँ, फिर मैं आपको बोलूंगा साहब आप रॉ में हो? हाँ साहब मान के चलो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं पाकिस्तान। हाँ सर मैं MI में हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान। हाँ, डिफेंस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। हाँ साहब BSF की इंटेल पाकिस्तान। हाँ, राष्ट्रीय राइफल की इंटेल पाकिस्तान। हाँ, पैरा की। हाँ, कितने लोग मार रहे हैं, और इन सारे लोगों की कहानी ही नहीं है धुरंधर, ये तो पप्पा लोग हैं। अगर पैरा का एक बंदा डीप कवर में बैठा है, तो जिस दिन 26/11 हो रहा था उस दिन वो खुद को ही उड़ा लेता सबके साथ। सीन देखा था धुरंधर का, जब सब वहीं उड़ा लेता वो। ही वुड नॉट वेट, एक दिन आएगा इंतकाम होगा एंड ऑल दैट, ही विल नॉट वेट फॉर ऑर्डर्स ना, वो बलिदान लेके आए छाती पे। सो वी आर नॉट डिप्लॉइंग द कोर एसेट्स येट, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द कोर एसेट्स। जब आपने धुरंधर की बात छेड़ दी है तो सॉरी हम टॉपिक से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड IRGC एंड मोसाड, है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ हाउ लीथल दे आर। मैं एक इजरायली जू हूं, आई विल बिकम अ शिया, a Iranian, a Persian Shia, and I will gel up with you, work with you. And after 20 years, you'll get to know I'm a Mossad agent. Or maybe you are an Iranian and I am bribing you for 10 years until you reach a particular position. And then you tell me the location, सुप्रीम लीडर यहाँ है, ठोक दिया। ये ऑपरेशन बहुत सीरियस ऑपरेशन है दादा। धुरंधर तो आप आज देख रहे हो, वी बीन हंटिंग देम सिंस व्हाट, द मोमेंट वी अंडरस्टूड कि यार पाकिस्तान हमारे साथ प्रॉक्सी वॉरफेयर खेल रहा है, तब से कराची के रावलपिंडी में हंटिंग हो रही है, हंटिंग चल रही है। नाउ इट इज वेरी ओपन। वाई इट इज ओपन? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक साइज आ गई। अमेरिका इतनी ओपनली क्यों बोलता है ठोक देंगे, मदुरो को उठा लेंगे, और इकोनॉमिक साइज आ गई। तब हमारी उतनी इकोनॉमिक साइज आ गई है कि पाकिस्तान को हम मूवी के थ्रू ये बता रहे हैं कि बाबा देखो, किसी भी लिस्ट में, किसी भी अटैक में तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे खानदान का नाम आया है, तुम अगर फाइल में हो तो तुम जहन्नुम में चले जाओ, हम तुम्हें ठोकेंगे। दैट्स द मैसेज। लोग सोच रहे हैं धुरंधर प्रोपेगेंडा बीजेपी, नो ब्लडी, इट्स अ मैसेज टू ISI, never to fucking mess with us. This is the fucking message. किसको दे रहे हो आप मैसेज? ये आपको क्या लग रहा है मेरे को वो मूवी देख के मेरे को क्या आएगा? मैं कूद जाऊंगा जाके कराची में या लियारी में, या कोई बच्चा कूद जाएगा? नो नो नो, वी आर टेलिंग देम कि तू कश्मीर ठोकने आया था, पंजाब अलग करने आया था, सिलीगुड़ी काटने आया था, नागालैंड मणिपुर जलाने आया था। बेटा तेरे घर में जो आग लगी है ना, उसको कंट्रोल इंडिया कर रहा था। अरे ये पता है तू किस ब्रांड की विस्की कितने बजे रात को पीता है, फिर किस लौंडी को चोदने जाता है, चूती है। तेरे किचन का डेटा मेरे पास लौड़े।
क्या बकवास कर रहा है, हाउ डीप वी नो अबाउट यू, यू डोंट नो, वो बताया जा रहा है धुरंधर में। सो आई हैव सीन सो मेनी नैरेटिव्स कि विश्व गुरु बनने का नाटक चल रहा है, विश्व गुरु नहीं है, खोखला है भारत, करेज नहीं है, गट्स नहीं है हमारे पास, हम चुप हो जाते हैं। ट्रम्प कुछ भी बक देता है हमारे बारे में और हम लोग चुपचाप उसको सह लेते हैं। जस्ट वांट टू नो ऑल दीज पॉइंट्स कि क्या है हमारी स्टैंडिंग, क्या एक्चुअल में नैरेटिव्स ठीक है, सही है, या फिर हमने समझा ही नहीं है सही से। 2015 में म्यांमार को ठोक दिया, हमारे को सोल्जर्स को उन्होंने एम्बुश किया, म्यांमार में घुस के मारा, ठीक है। 2016 में उरी में घुस के मारा, फिर बालाकोट में मारा, लोगों ने प्रूफ मांगे तो इस बार 88 घंटे का प्रूफ दिया पहलगाम के बाद। हम्म। पहलगाम खत्म होने के बाद फिर म्यांमार को मारा और फिर ये कह दिया कि नो नथिंग ऑफिशियल हैज हैपेंड। अब तो इतनी बदतमीजी से मार रहे हैं तो गट्स की बात तो मत करिए, क्योंकि गट्स की बात अगर कोई भी कहता है इंडिया को तो इट विल बी डिमीनिंग टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस ब्रेवरी वैलर करेज के साथ, तो ऐसे लोग थोड़े मतलब वो बस थोड़ा मतलब मे बी उनको रीडिंग चाहिए। एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, 6 से 12 तक पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिया फर्स्ट में मेरी वीडियोस देख लीजिए तो बाकी एजुकेशन हो जाएगी। तो फॉरेन पॉलिसी फेलियर, एब्सोल्युटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल होती है दिन में 50 बार। बट फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि यू आर ऑलवेज नेगोशिएटिंग, ऑलवेज नेगोशिएटिंग। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कब तक फेल हो रही थी? जब तक हमारे जो एलएनजी के जो टैंकर्स हैं, क्रूड के टैंकर्स हैं, वो उस होर्मुज में फंसे हुए थे, राइट। 40 टैंकर फंसे थे, पहला टैंकर निकल गया तो सक्सेस हो गया, दूसरे टैंकर पे थोड़ा और सक्सेस हो गया, और फिर ईरान ने बोल दिया हमने तो इंडिया को अलाउ कर दिया, तो भाई डंका बज गया। नहीं, डंका नहीं बजता, ना हम विश्वगुरु बन जाते हैं और ना हम फेल होते हैं। इट्स अ कांस्टेंट गेम, बी इन द गेम, डोंट से विन और लॉस। आर यू इन द गेम? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये एक दिन का गेम नहीं है ना। हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल से चल रही है फॉरेन पॉलिसी? हाउ मेनी इंडियन फॉरेन सर्विस के बंदे दिन रात यही काम कर रहे हैं? दे आर एक्सपर्ट्स, राइट? ठीक है, तो ऑब्वियसली यू विन सम, यू लूज सम, बट द गेम, आर यू इन द गेम? या दुनिया के गेम में आप हैं? जी हाँ। यस। अभी मैंने देखा नॉर्वे से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया शुड प्ले मीडिएटर, एज अ मीडिएटर, मीडिएशन करना चाहिए क्योंकि इंडिया इज अ मिडिल पावर, दोनों से बात होती है। बिगेस्ट विन ऑफ इंडिया इज व्हाट? इट्स फॉरेन पॉलिसी, बिगेस्ट विन। वरना कोई कंट्री, दुनिया की कोई कंट्री ये नहीं बोलती कि इंडिया से, कोई भी कंट्री, इमटेरियल मैं कह रहा हूं, यूएस के एनालिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मिलिट्री एनालिस्ट बोल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट बोल रहे हैं दैट यूएस शुड एंगेज इंडिया, क्योंकि यूएस को एक ऑफ रैम्प चाहिए। ऑफ रैम्प मतलब एग्जिट ऑफ वॉर, तो उसे इंडिया को एंगेज करना चाहिए ताकि वो ईरान को एंगेज कर ले और चीजें कहीं ना कहीं शांत हो। क्योंकि कौन एंगेज करेगा? कतर एंगेज करेगा या सऊदी अरेबिया एंगेज करेगा? वो तो मार खा रहे हैं ना, तो कौन एंगेज करेगा? रशिया, चाइना, उन्हें तो वो एनिमी मानते हैं यूएस। तो मिडिल पावर में कौन है? मिडिल में इंडिया है। अब इंडिया में लोग परेशान है, इंडिया में बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत सारी दीदियां वगैरह परेशान है, प्रोटेस्ट वगैरह करने आई थी, फिलिस्तीन फिलिस्तीन। आई गेट दैट, आई गेट दैट, है ना। कुछ लोग इजराइल के ऊपर मोमबत्ती लगा रहे हैं ना, कि अगरबत्ती लगा रहे हैं ना, आई गेट इट, आपको अच्छा लग रहा होगा, बट ये ब्लडी इंडियंस, ये चीज याद रखिए, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट। इंडिया की इंटरेस्ट सर्वोपरि है, इंडियंस की इंटरेस्ट सर्वोपरि है। वो एक मूवी थी, अपने को क्या है, अपने को बस पानी निकालना है, ऐसा बॉस वाला था ना, बॉस। वो माइंडसेट रखो, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर निकालना है तो वो निकल जाएगा, चुप रहो, बक 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 मत करो, वो निकल जाएगा। जब इजराइल से डिफेंस की कोई टेक लेनी हो तो वो आ जाएगा। जब अमेरिका निखिल गुप्ता को वहां पकड़ेगा तो हम चुप रहेंगे, और हम मैथ्यू वैन डाइक को उस दिन पकड़ लेंगे जब अमेरिका वीक होगा, और फिर हम नेगोशिएट कर लेंगे, और इसके बीच में हम फ्रांस से रफाल भी ले लेंगे, और हम इन सारे क्रेजी फैक्टर्स को बैलेंस करते हुए सऊदी अरेबिया से भी दोस्ती रखेंगे, इजराइल के साथ भी रखेंगे, ईरान के साथ भी रखेंगे। हम किसके हैं? सिर्फ अपने। तो बेसिकली हमारे कंट्रोल में है चीजें, सिचुएशन ऑलवेज नहीं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। इट्स अ फाइट, यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग,
Constantly negotiating. The more you negotiate, the more leverage you have, the better your negotiation gets. There are two things ना, abouts खेल रहे हो. You are taking punches, right? You are practicing. एक तो आप फॉरेन पॉलिसी में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, नेगोशिएटिंग, कॉलिंग पीपल, एंगेजिंग पीपल, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इंटेलिजेंस वाइज आप एंगेज कर रहे हो, लेयर्स पे लेयर्स बना रहे हो. सो मच सो कि कोई कंट्री आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकती है, लड़ाई नहीं करना चाहती. किसी को आप सब्जी पहुंचा रहे हो, किसी को आप इमरजेंसी में वाटर पहुंचा रहे हो, किसी को आप इंटेल दे रहे हो, किसी से आप इंटेल ले रहे हो, किसी से आप वेपन्स ले रहे हो, किसी को आप रिफाइंड ऑयल दे रहे हो, किसी को आप इमरजेंसी में डीजल सप्लाई कर रहे हो. आप सबके साथ एंगेज कर रहे हो. टू डू व्हाट? गेट लेवरेज, मोर लेवरेज. धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी. इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इज वेरी काम. इट्स नॉट लाइक फॉरेन पॉलिसी इज वेरी सिस्टमैटिक. बट व्हाट यू डोंट सी इज द लेयर बिलो द फॉरेन पॉलिसी. अभी एक एग्जांपल लीजिए. लोग बोलते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई. अब एक गधों, या तो इंडिया फेल होगा, या इंडिया फेल नहीं हो रहा, इट्स ओके, या इंडिया जीत रहा है. तीन में से एक ही कंडीशन है, विन लूज और इट्स अ टाई, राइट? फॉरेन पॉलिसी अकेले कैसे फेल होगी? कंबाइंड नेशनल पावर काम करता है ना. एग्जाम्पल, हर चीज में एग्जाम्पल चाहिए आपको. तो अदानी engages with Benjamin Netanyahu for defense. Okay, Indian Armed Forces is training together with Israeli Special Forces. उनके स्पेशल फोर्सेस, हमारे स्पेशल फोर्सेस. मोदी खोखला है, 56 इंच की छाती, कुछ नहीं है, सब फुस हो गया. ट्रंप ने सैंक्शन लगाए, सब चुप. व्हाट इज दिस? एक्चुअली हर चीज का टाइम होता है. हर चीज का टाइम होता है. इंडिया कैसे ना, इंडिया इजराइल की तरह बिहेव नहीं करता. इजराइल कैसा है? ऑलवेज इन कॉम्बैट मोड. इंडिया कैसा है? इंडिया विल ऑलवेज बी इन डिप्लोमेटिक मोड. ऑलवेज बी इन डिप्लोमेटिक मोड. बट बिहाइंड द लेयर इज द हार्ड पावर. बहुत स्मूथली आपकी हार्ड पावर आएगी और बहुत स्मूथली आप चुप हो जाओगे. एग्जांपल दूं आपको. मैंने आपको बोला था कि वो टैंकर आ रहे थे. एक टैंकर नहीं, 40 टैंकर फंसे थे. एक टैंकर पास हुआ, दूसरा टैंकर पास हुआ, फिर इंडिया को अलाउ हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से. बट क्या आपको ये पता था? मैंने वीडियो में बोल दिया था, आपको पता है इंडियन नेवी वहां पहुंच चुकी है. मैंने कुछ सुना है, मैं बोलूंगा नहीं. बट फिर उसके 2 दिन के बाद मेरे को बड़ा अच्छा लगा. ब्रीदर 2 दिन के बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है कि इंडिया की 7 वॉरशिप है वहां पे. फिर ये नंबर 14 पे चले जाता है. फिर ब्लूमबर्ग कहता है कि इंडियन नेवी वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, इसे डिप्लॉय कर दिया गया है ओमान के पास में. फिर दूसरा आर्टिकल आता है कि इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स आर एस्कॉर्टिंग द शिप्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो ओमान कहीं और है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं और है. तो इसका मतलब क्या हुआ? कि डिड वी से कि इंडियन नेवी कहीं गई है? कोई सरकारी स्टेटमेंट आया कि इंडियन नेवी ने कोई स्टेटमेंट दिया? नो. इट जस्ट मूव्स. और क्या वो वहां पे तुरंत वहां पहुंच जाती है नेवी? नहीं. दैट मींस इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और क्लोज प्रॉक्सिमिटी से आप थोड़ा सा आगे जाते हो एंड यू गिव अ मैसेज. कैसा है भाई डिप्लोमेसी? और यहाँ पे आप अपना फटका रेडी रखते हो. ये बता, ये बोलता नहीं है ना, ये सिर्फ दिख जाता है. सामने वाले को समझ आता है कि हमारा पोस्चर वो बड़ा डिप्लोमेटिक है, अंटिल इट इज नॉट. ठीक. अब आ जाओ ट्रंप. तो एक फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि अमेरिका से आप पंगे नहीं ले सकते, और प्लीज ना लें, और ना भारत सरकार लेगी. ठीक है. जहां तक 56 इंच की बात हो, या 53 इंच की हो, या 88 इंच की हो, है ना, इंचेस की बात नहीं करते. छाती वहां फुलाओ जहां फुला सकते हो. जिस कंट्री के साथ आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चला रहे हो, जो कंट्री दुनिया की सुपर पावर है, उसके साथ वो कन्फ्रंट क्यों करना है? हम हमेशा यूएस को आउट मनूवर करते हैं डिप्लोमेटिकली, हर बार. एग्जाम्पल चाहिए. इंडिया के ऊपर 25% और 25%, 50% टैरिफ लगा दिया. ओके, गॉट इट, सिंपल. इंडिया ने क्या कहा? कुछ कहा? कुछ रिएक्शन दिया? नहीं, चुप थे हम. सुप्रीम कोर्ट से, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो टैरिफ है वो बेकार है.
इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हटाते हैं। इंडिया ने कुछ रिएक्ट किया, दोनों में नहीं बोला ना, ये तो गुड न्यूज है, इस पे तो चिल्ला देना चाहिए। हमने चेस्ट थम्पिंग की नहीं। अमेरिका ने कह दिया कि इंडिया ने एक ट्रेड डील किया, इंडिया ने कुछ बोला नहीं बोला। क्या हमने ट्रेड डील की? नहीं की। इंडिया से बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट आया, वी आर नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील। ओके, बट ये नेगोशिएट करते करते हमने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया, हम फ्रांस से रफाल्स ले रहे हैं, इतनी सारी जो मीडिया आर्टिकल्स चली थी वो F-35 वगैरह बेचने के लिए थी, हमने रफाल भी ले लिए। उसके बाद जैसे यूएस सब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता है, तो हम बोलते हैं कि हम अपने जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं इसको स्थगित कर रहे हैं, हम थोड़े ज्यादा दिन तक नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? स्मार्ट स्मार्ट प्लेयर्स लुक एट द टाइमिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। वैन डाइक को हम तब पकड़ते हैं जब अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, उसे हम ईरान से पहले भी पकड़ सकते थे। ऐसे बहुत सारे अमेरिकन हैं जो आए हैं, ये सब काम किए हैं, उनको हम पहले पकड़ सकते थे। हुँ। बट हम तब रिएक्ट करेंगे जब हमें ऐसा लगे कि इट्स अ कंफर्टेबल सिचुएशन। व्हाई टू अननेसेसरी ब्रिंग मोर ट्रबल? डोंट यू हैव ऑलरेडी टू मच ट्रबल ऑन योर नेबरहुड? और आपको कभी भी आंखों में आंखें डाल के लड़ाइयाँ किसी से नहीं लेनी, स्पेशली जिसके पास 10-12 न्यूक्लियर, स्पेशली जिसके पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर आराम से घूम रही हैं, स्पेशली वो कंट्री जो कि ढूंढ रहा है वॉर्स, इट टेक्स द वॉर टू योर नेबरहुड। आप उसे क्यों, मतलब आप उसके दोस्त हो यार, उस चीज को लेवरेज करो ना। जो उसके साथ जो भी उसके साथ परेशानियां है उसको आउट मनूवर करो, एंड इंडिया इज आउट मनूवरिंग अमेरिका एवरी टाइम। ट्रम्प को ऐसा मूर्ख बनाते। एग्जाम्पल चाहिए आपको तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इतने फाइटर जेट गिर गए, उतने फाइटर जेट गिर गए, इंडिया ने कहा क्या कहा? साइलेंस। एक स्टेटमेंट आई सीधा सीधा पार्लियामेंट से, स्ट्रेट अवे बोला गया कि हम अपनी ऑपरेशनल जानकारियों के बारे में कहीं पे भी बात नहीं करेंगे। स्ट्रेट, दैट्स अ हार्ड लाइन। और जो जो बातें करते हैं वो करते रहे। अभी क्या हुआ? आज ही F-35 की इंजरी हो गई है इनकी, हुँ। इंजरी हो गया, हुँ। इंजर्ड, माइल्ड डैमेज। बट अभी तक 16 यूएस के जहाज। ट्रम्प तो ऐसे बोल रहा था ना, 5 एयरक्राफ्ट गिर गए, 6 एयरक्राफ्ट गिर गए, फिर 7, फिर 10, फिर न्यूक्लियर वॉर रुकवाई मैंने, इतना बोला ट्रम्प ने। इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इंडिया ने जो करना था वो नूर खान एयरबेस में कर दिया और चुप। आगे पाकिस्तान को पता है, आसिम मुनीर को पता है, नंबर 1 आर्मी को पता है, सबको पता है क्या कर दिया। और पेंटागन को पता है, सीआईए के चीफ को पता है क्या किया हमने। उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ठोक दिया। आप मुझे बताओ ना, आपका नर्व सेंटर ठोक के बैठा हूं। अभी ये जो इजराइल ने अटैक किया, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को उड़ाया, वो कितनी बड़ी बात थी ना, दुनिया भर ने कवर किया। हमने इनका नर्व सेंटर ठोक दिया यार, आप क्या बात कर रहे हो? और ये सब कुछ कितने दिन हो गए? इजराइल ईरान वॉर 2 हफ्ते हो गए ना। हुँ। हमने 88 घंटे में सारा काम किया। काम किया, आपकी फाइल उठाई, आपका खाका तैयार किया, आपको ठोका, फाइल बंद। वॉर टर्मिनेशन कंप्लीट। वॉर स्टार्टेड, इट कंटिन्यूड, एंड वॉर वाज टर्मिनेटेड। ऐसे बंद करा दिया, उसने बंद करा दिया, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, करते रहो। अगली बार फिर से कुछ होगा, फिर से मारेंगे, फिर से टर्मिनेट करेंगे। एट विल वी आर ऑपरेटिंग, डजंट मीन कि हम चाइना से जाके पंगे ले लेंगे। मूर्ख, मूर्ख नहीं है ना हम। चाइना हुँ। मूर्ख नहीं है इसलिए ईरान में नहीं घुसा। आप समझो, आप पैसे वाले आदमी हो यार। आसिम मुनीर को बुलाया वाशिंगटन, वो 3-4 राउंड मार चुका था। पीएम मोदी बार बार ऐसे सर्किट में मूव कर रहे थे कि ही शुड हैव गॉन टू मीट ट्रम्प, ही डिडंट। व्हाई? क्योंकि फिर वही इक्वेशन की बात हो जाएगी कि एक साइड में आसिम मुनीर है, एक साइड में पीएम मोदी है। इंडिया पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर दिया। वी आर नॉट टुगेदर, वी आर नॉट इक्वल्स। इज अ बेगर छपरी दो कौड़ी का, एंड वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। वी आर नॉट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, वी आर नॉट रेडिकल, वी आर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर with second strike capability. So we need to bloody behave like that. हम हर चीज में, हमसे उम्मीद मत करो हम हर चीज में रिप्लाई करेंगे, बोलेंगे। लीडर कोई भी हो भारत का। अच्छा एक बात बताइए, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, हुँ। वो तो कभी बोलते नहीं थे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए। हुँ। कभी बोला उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए? बट जो घातक की टीम्स होती हैं, पैरा हैं, ये तो ठोकते रहती हैं। दे डोंट कंसिडर बॉर्डर्स ना भाई। सी, the para special forces, it is supposed to operate behind enemy lines. तो behind enemy lines में operate करने के लिए in wartime scenario you have to practice.
तो प्रैक्टिस हवा में तो नहीं करोगे, यू प्रैक्टिस ऑन व्हाट, योर नेबरहुड। तो वो करते हैं। बट डिड यू सी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह अनाउंसिंग इट? नो। व्हाई? उनकी 56 इंच की छाती नहीं थी, उनका 70 इंच का छाती नहीं था। एंड व्हाई वुड पीएम मोदी अनाउंस इट? अच्छा वो छोड़ो, धुरंधर अभी क्यों बनी? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में क्यों नहीं बनी? वो तो बीजेपी के थे, हम्म। तब क्यों नहीं बनी? एजेंसी तब भी थी ना, स्पेशल फोर्सेस तब भी थी, हम्म। काम तो तब भी हो रहा था। स्केल बड़ा कर दिया, पाकिस्तान के लिए रेड लाइन खींच दी। तो ये तब हुआ जब आप इकोनॉमिकली एक लेवल पे पहुंचे। जब चाइना के लेवल पे पहुंचेंगे तो चाइना की लाइन खींच देंगे, अमेरिका के लेवल पे पहुंचेंगे उनकी लाइन खींच देंगे। वेट एंड वॉच। बाबा, आपका पॉडकास्ट बड़ा होगा तो आप चैलेंज करोगे ना। अभी आप क्यों चैलेंज करो? पंगे लेने आपने, बताओ मुझे क्यों पंगे क्यों? लेने? बस तो स्नीक करो, आराम से आउट मनूवर करो, मूव करो, है ना। मूव, अच्छे से डांस करो, ब्रेक डांस करो, फ्लर्ट करो। कोई आपको आर्टिकल देखा था मैंने, एक इतना गंदा आर्टिकल इंडिया के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज गार्डियन और बीबीसी, कि कुछ ऐसा था कि इंडिया एक डांसर की तरह एक्ट करती है, यू नो। इससे भी गंदा था, स्लीप्स विद यूएस, फ्लर्ट्स विद हम्म। चाइना, ऐसा था कुछ। एंड आउट मनूवर्स बोथ ऑफ देम एंड पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अब आपका 1/10 हो गया, ठीक। कभी 1/20 होगा तो हम पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर देंगे, ठीक। तो हम चाइना का नाम लेंगे। यू टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी फेलियर। भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल हुई है, सोचो जरा। फॉर ऑल द नेसियर्स यू शुड अंडरस्टैंड, फॉरेन पॉलिसी कभी फेल नहीं होती। इंडिया के लिए अ बैड डे होता है और इट इज अ न्यूट्रल डे और इट इज अ विन। तो चाइना केम टू आवर बॉर्डर, यस, इट केम टू आवर बॉर्डर। पहला नैरेटिव आपने क्या सुना है? चाइना ने इतनी जमीन ले ली, हम्म। किसने देखा? चलो मैं आपको काउंटर देता हूँ, हमने चाइना की इतनी जमीन ले ली, किसने देखा? बट सैटेलाइट इमेजेस आई थी कुछ। क्या सैटेलाइट, किसने? व्हाट? आप समझ नहीं किस चीज की सैटेलाइट इमेज आई थी? ऊपर से आप देख रहे हो, हम्म। बाढ़ लगे हुए हैं क्या? नहीं, बट टैंकर्स की मूवमेंट दिखाई गई जो चाइना की तरफ से आए थे। आई गेस सोल्जर्स की मूवमेंट थी या कुछ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट देयर वर अ फ्यू इमेजेस जो मैंने भी देखी थी। तो चलिए काम करते हैं, एक ब्रिगेड मूव हो जाता है एक हम्म। एरिया में, हम्म। और हमारे जवान वहां थे नहीं, हम्म। वो ब्रिगेड मूव हो जाता है, फिर क्या करता है वो ब्रिगेड? उनको एक ब्रिगेड, एक बटालियन आ गई मान लो पूरा, हम्म। एक बटालियन आ गई है और एकदम टैंक वैंक सब लेके आ गई है, फिर क्या करेंगे वो वहां के? इट्स नो मैन्स लैंड, वो हमारे एरिया में घुस गए हैं, तो क्या होगा फिर? दे हैव ऑक्यूपाइड इट। दे हैव ऑक्यूपाइड इट, हम्म। नाउ दे विल सिट देयर या परमानेंटली। सीम्स लाइक दिस। It is basically testing each other. हम्म। They are tested, let's say in a particular sector, we immediately test them in another sector. Both back off. फिर जहाँ पे सिगरेट के बट छोड़े हुए थे ना, जहाँ पे अपनी निशानियां छोड़ी हुई थी, वहां पे सब लौट जाते हैं। तो यही तो उन्होंने किया ना, दे ट्राई टू ट्रांसग्रेस, राइट? जो गलवान वाला हुआ, हम्म। तो दे ट्राई टू ट्रांसग्रेस, तो बार्ब्ड वायर से मार मार के भूत बना दिया था, हाँ? कर्नल संतोष बाबू भूत बना दिया मार मार के, शहादत हो गई, हमारे जवानों की शहादत हुई। उनके नंबर्स ट्वाइस आवर नंबर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है, बार्ब्ड वायर के कॉम्बैट चल रहा है, देयर फेटेलिटी इज ट्वाइस आवर नंबर। कैसे, हाउ कम? हमारे 20 जवान शहीद हुए, ऑन रिकॉर्ड है, उनके ट्वाइस कैसे हो गए? 44 का नंबर कहां से आया? हम नहीं बोल रहे, दुनिया कह रही है यार। देन व्हाट हैपेंड? उन्होंने बोला हम ये टैंक लेके आए, हमने क्या किया? वी सैट डाउन, हमने तंबू तंबू गाड़ लिया, बुला जाओ भाई देख लेते हैं। सी, आप फौज के बारे में एक चीज समझिए, दे आर फार्मर्स। आप उनको फार्मर्स की तरह समझिए, फार्मर के बच्चे हैं, ठीक है, जमीन नहीं छोड़ते। माँ है हमारी, माँ को नहीं छोड़ सकते अकेला, अपनी जमीन जाने दोगे आप? तो दे फाइट टूथ एंड नेल, पूरी यूनिट मर जाएगी, पूरी यूनिट मर जाएगी, जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार जब तंबू गाड़ के बैठ गए तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने फिर नेक्स्ट गेम खेला, पेशेंस टेस्ट। हमने कहा खेल ले, धैर्य है, हार्ड पावर है, डिप्लोमेसी है, इकोनॉमी है। एंड देन व्हाट चाइना डिड? एंड में चाइना का क्या हुआ? चाइना आया, हम मार देंगे, घुस जाएंगे, हम बैठ गए, ले भाई कुछ बैठे हैं मार। पहले तो हो गया गुत्थम गुत्थी,
उसके बाद तो बैठ गए मिरर डिप्लॉयमेंट। तू 5 बटालियन डाल रहा है, मैं 5 बटालियन डालूंगा। तू 10 टैंक डाल रहा है, मैं 10 टैंक डालूंगा। ले, गो गेट अ ब्लडी नोज यार। इंडिया को कोई नुकसान नहीं है चाइना से लड़ने में, आप प्लीज ये चीज समझिए। इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। इंडिया चाइना के नाक से खून निकाल देगा। बेइज्जती सिर्फ चाइना की होगी, अमेरिका हंसेगा। अमेरिका वांट्स की बोथ ऑफ अस शुड फाइट, बोथ ऑफ अस शुड फाइट एम्ब्रॉयल्ड इन अ वॉर। तो एंड में याद रखिए सॉल्व कैसे हुआ, व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच में ब्रोकर कराते हैं एक डील। क्यों? क्योंकि पुतिन को वीकनेस फील हो रही थी, उसके 2 भाई लड़ रहे हैं, तीनों के इंटरेस्ट में था, तीनों साथ में झप्पी वप्पी की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? अमेरिका को। जो बाइडेन ऑलमोस्ट लॉस्ट इट, ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। ये मुझे याद है पीएम मोदी के ऊपर एक रेड शॉल था, दैट इमेज वेंट सो वायरल। जो बाइडेन उधर नाटो की समिट करा रहे थे, इधर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये आपस में गोल्फ कार्ट के ऊपर के सामने वॉक कर रहे हैं, और उसके बाद इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है पीएम मोदी को। इज इट पीएम मोदी और इज इट इंडिया दैट इज बीइंग रिस्पेक्टेड? So Russia is playing with India. India is playing with Russia. India is engaging China. India is confronting China when China confronts India. Sometimes we are all three together, sometimes we are not. As I said, it is maneuvers. You are always maneuvering until you are big. जब आप बड़े हो जाओगे, आप भी बदतमीजी से ही बिहेव करोगे। Any power, any person who has got money and hard power. इंडिया के साथ टच वुड सबसे अच्छी चीज ये है। You are very young. Touch wood, very young. Touch wood, we have a very good armed forces. And touch wood, we have a very good economic base which is growing rapidly. The only problem that India faces, सिर्फ एक और एकमात्र प्रॉब्लम है, चोरी। हम इनहेरेंटली चोर हैं, हम इनहेरेंटली चोरी करते रहते हैं, करप्शन करते रहते हैं। अगर हमने अपनी करप्शन को ऊपर पर्ज कर लिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ साफ सीधी शब्दों में, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग, नोबडी, नथिंग। हमारी करप्शन ही हमें वीक कर रही है। करप्शन आप पेटी लेवल से देख लीजिए, मान लीजिए आप फरीदाबाद में रहते हैं तो म्युनिसिपल, हायर लेवल पे आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे किसी के पास 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, किसी के पास 1,000 करोड़ की संपत्ति। ये जो पूरा लेयर है ना ब्यूरोक्रेसी का, आपने वो अग्निवीर योजना सुनी है? तो अग्निवीर योजना में क्या है कि फौज को यंग रखना है ना? यंग रखना है। यंग कैडेट्स आ रहे हैं, यंग कैडेट्स 4 साल बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनमें से बेस्ट को हम अब्सॉर्ब कर लेंगे परमानेंटली। ऐसे ही भारत में अग्निवीर सिविल सर्विसेज योजना चलनी चाहिए। जो ओल्ड ब्यूरोक्रेसी है, 60 साल की हो चुकी है, 50 साल की हो चुकी है, 55 साल की हो चुकी है, उनको ये माइक नहीं समझ आता। उनको ये कैमरा, लाइट्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको नहीं समझ आता। सो वी नीड यंग टैलेंट जो कि आए, फिल्ट्रेशन हो, बहुत अच्छे से मेहनत करें, आपस में कम्पीट करें, और कम्पीट करने के बाद उनमें से जो बेस्ट हों वो इंडिया को सर्व करें, नॉट फॉर करप्शन बट फॉर सर्विस ऑफ इंडिया। और भारत में ऐसे इतने सारे अदृश्य देशभक्त हैं, सल्यूट टू ऑल द गाइज हु आर वर्किंग डे इन डे आउट धुरंधर मॉडल में, एनआईए में, ईडी में, सीबीआई में, हार्डकोर एजेंसीज जो जाके ये मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोगों को गर्दन से पकड़ पकड़ के दबोचती है, इनके ऊपर इतने, यार एनआईए का एक इंटर्न ऐसे एजेंट्स के ऊपर रेकी कर रहा है। इंटर्न कह रहा हूं मैं, आप सोचिए हमें कितना मैन पावर की जरूरत है। सो फोकस ऑन गुड क्वालिटी इकोनॉमिक्स, स्टे पेशेंट, स्टे लॉयल टू द कंट्री। ओके, आई हैव वन लास्ट सेगमेंट रिमेनिंग। क्या इस वॉर ने, जो भी चल रहा है सिनेरियो, जो भी ऑपरेशन नाम दिया जा रहा है इसको, इसने इंडिया को अफेक्ट किया है? हाँ, बहुत बहुत बुरी तरीके से। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? ऑयल एंड गैस प्राइस, हम्म इंश्योरेंस प्रीमियम्स, हम्म एनर्जी इनसिक्योरिटी, विल इट अफेक्ट अस इन फ्यूचर इकोनॉमिकली? ऑब्वियसली। तो क्या हम मान लें कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा? इन्फ्लेशन नहीं, आपके इंटरेस्ट रेट तक अफेक्ट करेगा ये। सिर्फ इन्फ्लेशन में मत रुकिए, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द आरबीआई रेपो रेट, हर हर चीज आपको, हर चीज महंगी होएगी आपके लिए। इन्फ्लेशन, ओके, इंडिया रिलाइज हेविली ऑन मिडिल अरे ईस्ट। बहुत सिंपल, मतलब इसको बहुत सिंपल तरीके से लीजिए, तेल और गैस कभी भी महंगा होता है तो आपका फोन महंगा हो जाता है, आपका ग्रेन्स महंगा हो जाता है, आपकी मूवमेंट महंगी हो जाती है, आपकी फ्लाइट्स महंगी हो जाती है, तो आपके पॉकेट में तो पैसा उतना ही आ रहा है ना। ओके, इंडिया रिलाइज। Squeezes us, Indians and Indian government squeezed tightly, kind of a economic shock, mild economic shock, definite. बट क्या अब्सॉर्ब कर जाएगा? इतना करप्शन है, इतना सारा ब्लैक मनी है, तुरंत अब्सॉर्ब कर जाएगा। What's next?
प्लीज। ओके, इंडिया रिलाइज हेविली ऑन मिडिल ईस्ट फॉर एनर्जी। हाँ, क्या ये हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है? हमारी दो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। वन इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड सेकंड इज मिडिल ईस्ट एनर्जी डिपेंडेंस, और इनफैक्ट एनर्जी डिपेंडेंस। तेल गैस की जो डिपेंडेंस हमने बना रखी है, ये हमारी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी। और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपका माइंडसेट कोलोनियल होना पड़ेगा। आपकी आप खुद नहीं हो सकते, तो कभी-कभी क्या होता है, आप जो अपने सबसे डर्टी वर्क है ना, वो आप किसी और से कराते हो। हम्म। जैसे आप धुरंधर में देखो, जसकीरत सिंह रांगी वो काम कर रहा था, जो भारत सरकार डायरेक्टली नहीं कर सकती। हम्म। तो आपको ऐसी कंपनीज़ की ज़रूरत है जो स्मगल करे बैठ के तेल आपके लिए। ऐसी कंपनीज़ की ज़रूरत है जो जाके ऑयल के फील्ड्स खरीदे, लोगों को ब्राइब करके उनसे सस्ते में तेल निकलवाए, उनके फील्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करे, अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ इन्वेस्टमेंट के बनाए। साथ ही साथ जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ योर एनर्जी नीड्स यू हैव टू गेट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई भी सेरामिक से लेकर आपका कोई भी ऐसी जो इंडस्ट्री है जो गैस बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है, उसको आपको मूव करना पड़ेगा ऑयल एंड गैस से। और ऑटोमोबाइल्स ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली, इट कैन ओवरनाइट नहीं हो सकता। बट कंजम्पशन वाइज, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक ट्रेन है, आपके पास डीजल का ऑप्शन है, आपके पास इलेक्ट्रिक का ऑप्शन है, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, हाइड्रो से आ रही है या फिर सोलर से आ रही है, डजेंट मैटर ना, हम्म। इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को गैस से मत बनाइए, डीजल से तो बिल्कुल मत बनाइए, वो तो हम ऐसे ही फेज आउट कर चुके हैं। बट पॉइंट ये है कि मूव टू इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन्स। एनर्जी एनर्जी के बास्केट्स होते हैं ना बाबा, हम्म। तो इसमें ऑयल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मूव टू इलेक्ट्रिसिटी। और ऑयल एंड गैस में डाइवर्सिफाई द सोर्सेस, डाइवर्सिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स 5 साल के, कुछ 25 साल के। एंड देन द थर्ड मॉडल जो मैंने आपको कहा, यू नीड अ शैडो कंपनी, शैडो फ्लीट। थोड़ी आपको स्मगलिंग या गलत काम आपको करने पड़ेंगे, सस्ते ओके। में मिल जाएगा ना, $16 में उठा के ले आओ तेल कहीं से स्मगल करके। अब ईरान का तेल का कचरे के भाव से मिल रहा है, उठा ले आओ। ओके। सैंक्शन लगे तो कंपनी पे लग जाए, हम्म। कंपनी डूबे, फिर से नई कंपनी बनाई, उसके एसेट इसको ट्रांसफर किए, शुरू कर दी। यू हैव टू डू दिस ड्रामा। चाइना करता है, चाइना अपनी हर जगह नेवी नहीं भेजता, चाइना ना अपने फिशरमैन को भेज देता है ताइवान के पास में। हम्म। तो व्हाट इट इज, नेवी और फिशरमैन। हम्म। समझ आया ना आपको? हम्म। तो एक एग्जांपल ऐसे ले लो, मान लो मुझे कहीं पे, इट्स अ फिशरमैन एक्टिंग एज नेवी। नहीं काम वही हो रहा है, परेशान वही कर रहे हैं, बट कोई एस्क्राइब नहीं कर सकता हमें, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिल जाती है। एक एग्जांपल है मॉरिशियस है, मुझे कहीं पैसा मूव करना है, तो मैं मॉरिशियस से मूव करूंगा। मान लीजिए मुझे कोई ऑपरेशन फंड करना है, तो मैं मॉरिशियस से पैसे डलवा रहा हूँ, हम्म। तो इन्वेस्टिगेशन भी आएगा तो मॉरिशियस पे आकर रुक जाएगा, हम्म। पैसा तो मेरा ही है। ओके, लेट्स मूव ऑन। कुड दिस कॉन्फ्लिक्ट रीच इंडिया इनडायरेक्टली? ये जो भी चल रहा है ग्लोबली, अभी सिचुएशन है, अभी तक तो हम सेफ हैं यहाँ पर एज ए कंट्री। कैसे रीच कर जाएगा आप बताइए पहले, तो मैं जवाब दूंगा। एक 5-6 हाइपोथेटिकल एग्जांपल। रीजनल टेंशन हो सकती है क्या रीजनल टेंशन तो है ही, और एस्केलेट होगी। हो ही रही है, डी एस्केलेट होते हुए तो नहीं दिख रही मुझे। मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कल बंद हो जाएगी या 1 महीने बाद हो जाए, बट ऐसा है दोनों में फ्यूल नहीं है लड़ने का बहुत ज्यादा। क्या इजराइल के अलावा कोई लड़ना नहीं चाहता आपको, ये बता दूं आपको। क्या इंडिया चाइना में वॉर होगा? इंडिया चाइना में वॉर कभी नहीं एक ग्लोबली जो भी हो रहा है, ये दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है, होगा। इसमें इंडिया के लिए वर्स्ट केस क्या हो सकता है? देखिए साहब, जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करते हैं ना, हम्म। तो अभी हम ना 2 चीजें देख रहे हैं। एक तो नॉन कॉन्टैक्ट ड्रोन मिसाइल्स, हम्म। दूसरा साहब देख रहे हैं हम कि प्रॉक्सी वॉरफेयर बहुत चल रहा है। प्रॉक्सी लड़ाइयाँ, छोटी-मोटी स्कर्मिशेस। इंडिया के लिए सबसे डेंजरस ये है कि भारत के समाज आपस में ही लड़ने लगे। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है। विद इन द कंट्री। हाँ, मैंने आपको एक बताया ना करप्शन, तो करप्शन क्या करता है? आपका 8 घंटे का जो टाइम सरकारी काम में लगना चाहिए, वो 8 घंटे में आप 9 घंटे खर्च कर रहे हैं पैसे कमाने में और उसको बचाने में। आप काम नहीं कर पा रहे। तो उसके कारण लैप्सेस दिखते हैं। सिस्टम में वैक्यूम हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम आपस में एज़ अ सोसाइटी लड़ने लगे आपस में।
एक दूसरे के ऊपर वो होता है ना यार, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, हुँ, सुप्रेमेसिस्ट टेंडेंसीज आ जाए, हम हुँ, महान हैं, लड़ लाएंगे, है ना? बाकी इंडिया के नेबरहुड में अगर मैं कहूँ तो रियल प्रॉब्लम इज नॉट पाकिस्तान, रियल प्रॉब्लम इज समवेयर अराउंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, ठीक है, हुँ। और इसको मतलब साफ करना पड़ेगा इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे बड़ी क्राइसिस हो सकती है, वो ज़्यादा बे ऑफ बंगाल के साइड हो सकती है। और वो क्राइसिस ऐसी नहीं कि इंडिया को अफेक्ट कर जाएगी एंड ऑल दैट, कुछ है ना, हमारा कुछ डैमेज हो जाएगा, नो, बट वही है ना, एनर्जी मेरी उधर फोकस हो जाएगी। जब भी हमारी एनर्जी ऐसी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, तो हमें फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धुरंधर बनाने पड़ते हैं, ठोकना पड़ता है, ड्रोन वोन ये वो डिप्लॉय करना पड़ता है, तो हमारा फोकस थोड़ा हिल सकता है म्यांमार बॉर्डर पे और बांग्लादेश पे। बट नाउ दैट इलेक्शन हैज हैपेंड, यूनुस का मॉडल चला नहीं, तारिक रहमान उधर आ गया है, वी आर एक्सपेक्टिंग सम सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी। जहाँ तक बात रही म्यांमार की, तो हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं, दे आर जस्ट टू अमेजिंग, ठीक है, एंड दे आर टू फियर्स, तो वो वैसे भी भूत बना देंगे उस साइड, क्योंकि कुछ ऐसे उल्टे सीधे अल्टीरियर डिजाइन्स हैं अ, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर के साइड में क्रिश्चियन कंट्री वगैरह बनाने की, तो वो ठीक है, हम उसको इंटेल वाइज प्रॉक्सी के थ्रू, धुरंधर मॉडल, ड्रोन्स, और हमारे जो भाई बंधु हैं सारे, ट्राइबल भाई हैं, दे आर वेरी फियर्स। ओके, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। उसके बाद हमें बहुत कुछ शॉर्ट पंची क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बट द लास्ट क्वेश्चन इज़ कब खत्म होगा ये कॉन्फ्लिक्ट? कैसे खत्म हो सकता है? व्हाट्स द आइडियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि दैट्स हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन एंड और कैन डी-एस्केलेट? इट विल टोटली डिपेंड ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स ईगो, हुँ, है ना? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने पूरे कॉन्वर्सेशन में मिस किया, वो है कि ट्रम्प अपने आप को हिस्टोरिकली ग्रेट मैन बनाना चाहता है, द ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसमें एक है, चाह है कि मैं सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट बन के खुश नहीं हूँ, इज नॉट सेटिस्फाइड, ही वांट्स टू बिकम द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। हुँ, और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो वेनेजुएला का ऑपरेशन था, क्योंकि देखिए मिलिट्री तो आपका काम करती है, हुँ, विनर और लूजर टेक्स इट ऑल, हुँ, हुँ, ठीक है? तो अगर वेनेजुएला रेड का अगर किसी को आपको तारीफ करनी है, तो इट इज डोनाल्ड ट्रम्प, इट इज द डेयर। आपकी डेल्टा फोर्सेस तो तैयार हैं ही हुँ, ठोकने के लिए, बट देन यू गिव अ गो हेड ना। तो डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अच्छा काम किया उसने, तो वेनेजुएला का ऑपरेशन वाइज उसने बहुत तगड़ा काम किया। अब वो चाह रहा था कि जो बाकी यूएस प्रेसिडेंट नहीं कर पाए, एक परपेचुअल प्रॉब्लम 1979 से अमेरिका के लिए है, ईरान। ईरान का तेल और गैस सब आराम से अमेरिका और वेस्ट चूस रहा था, यूके इंक्लूडिंग, और अचानक से वो तेल और गैस खत्म हो गया, है ना? ईरान ने खूब पैसा कमाया उससे। तो ट्रम्प के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होती है अगर वो ईरान में कुछ डीकैपेसिटेशन करता, बड़ा सा, हुँ, और उनका तेल और गैस अपने कंट्रोल में ले लेता। बट ऐसा लगता नहीं है कि इस वॉर में किसी भी तरीके से ईरान का तेल और गैस ट्रम्प के हाथ में आएगा। तो फिलहाल के लिए अमेरिका की सिटीजन्स वो $200 बिलियन, पीट हेगसेथ के अकॉर्डिंग अभी सैंक्शन मांग रहा है वो $200 बिलियन का, तो और पर डे वो $2 बिलियन का उनका जा रहा है खर्च, हुँ, ठीक है? और इसके अलावा $2 बिलियन का इसके अलावा 2 ढाई बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है पर डे मिडल ईस्ट में, इनके एलाइज को। तो आप मान के चलिए जितने दिन वॉर चल रहा है, 5-6 बिलियन डॉलर आपका स्ट्रेट स्ट्रेट अवे जा रहा है। इसके अलावा वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द ऑयल एंड जो भी। हुँ, तो जब आपका इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? आपने सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया, उससे पूरी दुनिया की आज तक अमेरिका के ऊपर कोई भी अटैक कभी भी ईरान की तरफ से नहीं हुआ। 9/11 में भी ईरान इन्वॉल्व नहीं था, सऊदी इन्वॉल्व था। हर कोई भी अटैक होता है, तो उसमें पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया के लिंक आ जाते हैं, कभी ईरान का नाम नहीं आया, ठीक है? बट अब ईरान के जो लोग हैं, जो शिया लोग हैं, उनमें एक परमानेंट परमानेंट एक एंगर रहेगा। हुँ, आजीवन बोलते हैं ना, परपेचुअल एंगर, कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, आपने शिया कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर को मारा, सिर्फ ईरान के नहीं।